के सीजीएम वो भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थैंक यू। और आज के सेशन में हम बेसिकली स्पॉट मार्केट का ओवरव्यू क्या रहेगा, टेक्निकली और फंडामेंटली क्या लगता है कॉटन मार्केट कहाँ जाने वाला है, वर्ल्ड और इंडिया ग्लोबल कॉटन आउटलुक क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं सुधीर अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। सुधीर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुधीर जी ने अनम्यूट नहीं किया है। हो गया? मेरे को आवाज आ रही है। सुधीर सर? हाँ जी, आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एकोशिया की तरफ से सुधीर अग्रवाल हूँ। एकोशिया और केडिया कैपिटल हर समय अपने सदस्यों के लिए इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित करता रहता है। इस बार भी हमने इस टाइप का प्रोग्राम आयोजित किया है जिससे कि अपने सदस्यों के लिए फायदा हो। इस बार के कार्यक्रम में मोलतोल के कमल शर्मा जी, पृथ्वी के अपना मनोज कुमार जैन जी, एनसीडीएक्स के अरुण यादव जी और सीसीआई के सीएमडी सीजीएम श्रीमान संजय पाणीगड़े साहब पधारेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का आप फायदा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। थैंक यू सुधीर जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुण यादव जी को कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। प्रेजेंटेशन विजिबल है सौरभ? हाँ सर। मैं नमस्कार सभी को, और एनसीडीएक्स की तरफ से मैं केडिया कैपिटल, कोशिया और सबको धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ पे एनसीडीएक्स को ये मौका दिया कि हम कॉटन कॉम्प्लेक्स के विषय में यहाँ पे बात कर पाएँ। मेरा 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन है और मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनके विषय में थोड़ी जानकारी यहाँ सभी ज्वाइन किए हुए लोगों को दूँ। और मेरा जो प्रेजेंटेशन है मोस्टली कपास और कोकुड़ जिसे हम कहते हैं कॉटन सीड ऑयल केक, उसके विषय में थोड़ा, तो आशा करता हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद सभी को इससे फायदा होगा। शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो अगर हम देखें तो कपास जो है, जिसे हम कॉटन बॉल्स भी कह सकते हैं, पिकिंग के बाद जो आता है, उससे ये जो एक प्रोडक्ट है शंकर कपास, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इस पूरे कपास कॉम्प्लेक्स का, या हम कपास में कहें तो सबसे बड़ी जो ग्रोन वैरायटी है वो शंकर कपास है। अगर उसको हम देखें तो उससे दो प्रोडक्ट मेनली निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला है 34% या 34% जो निकलता है वो है कॉटन लिन, जो इसका मेन प्रोडक्ट है। और दूसरा जो निकलता है इससे वो लगभग 63.5% या 63-64% के आसपास जो रहता है वो है कॉटन सीड, जो कि इसकी जिनिंग के बाद निकलता है। यहाँ पे जिनर इन्वॉल्व रहता है, तो ये दूसरा मेन प्रोडक्ट है। अगर इसके विषय में हम बात करें तो कॉटन लिंट जो है, उससे आगे जाके आपका जो अगला प्रोडक्ट जो बनता है कॉटन बेल्स, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कॉटन बेल्स बनता है, और कॉटन बेल्स फिर धागा बनाने में और जो स्पिनिंग मिल्स है वहां पे काम में आता है। जबकि दूसरी तरफ जो कॉटन सीड है उसके अंदर आपको लगभग 84% कॉटन सीड ऑयल केक निकलता है, ये जो कपास खल जो है जो हमारे यहाँ पे ट्रेड होता है वो निकलता है। और लगभग 10 से 11% जो है कॉटन वॉश ऑयल निकलता है, जो बाद में रिफाइन होके खाने के काम में आता है। तो अगर हम इसको पूरी वैल्यू चेन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पास शंकर कपास का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है ट्रेड करने के लिए।
हमारे पास कॉटन सीड ऑयल के यानी कपास खल का प्रोडक्ट मौजूद है, कॉटन का प्रोडक्ट मौजूद है ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स में। तो मोटा मोटी लगभग अगर हम देखें तो अगर हम वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो 80 to 90% ऑफ द वैल्यू जो है इस वैल्यू चेन की वो कवर्ड हो जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट के माध्यम से फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जिनर जो है वो एक मेन कड़ी है इसके अंदर, जो जिन करके शंकर कपास से लिंट और सीड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में आपके मिलर्स है या सीड क्रशर्स है जो उसको क्रश करके केक और तेल बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं। और दूसरे साइड में स्पिनर्स हैं जो उसको कॉटन बेल से धागा बनाते हैं और फिर वो अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल के लिए जाता है। अगर हम क्रॉप साइकिल की बात करें तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो चाइना, यूएस और इंडिया ये 3 कंट्री जो मोटी 60 से 70%, कभी कभी उससे भी ज्यादा जो है वर्ल्ड के प्रोडक्शन पे का टोटल कंट्रीब्यूशन इन 3 देशों से आता है, जिसमें भारत और यूएस चाइना जो है वो लगभग बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम क्रॉप साइकिल की बात करें तो क्रॉप साइकिल इन तीनों कंट्रीज में लगभग सेम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ ये मेनली एक खरीफ कमोडिटी है, यानी कि इसका जो अराइवल है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास आता है, जबकि चाइना और यूएस के अंदर अराइवल लगभग 2 से 3 महीने पहले शुरुआत हो जाती है, यानी अगस्त सितंबर। अगर हम डोमेस्टिक स्तर पे बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और एपी, ये जो 3 जो सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे ये खरीफ की क्रॉप है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका मेजरली अराइवल शुरू होता है। जबकि पंजाब, हरियाणा जो है, जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, और राजस्थान का भी जो बेल्ट है, इससे लगता हो गंगानगर बेल्ट जो है, वहां पे अराइवल थोड़ा सा पहले शुरू हो जाता है, यानी अगस्त सितंबर, क्योंकि वहां पे सोइंग जो है वो अप्रैल मई के आसपास ही चालू हो जाती है। तो ये मोटा मोटी एक अगर हम देखें तो क्रॉप साइकिल है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अगर हम बात करें कहाँ कहाँ मेजर प्रोडक्शन होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना जो है वो दोनों मिलके लगभग 50% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इन दो देशों से आता है। और अगर इसके अंदर हम यूनाइटेड स्टेट्स को भी जोड़ लें, अमेरिका को भी जोड़ लें, तो लगभग ये 65-70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये 3 देश जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं टोटल प्रोडक्शन के अंदर, अगर हम बात करें कॉटन की तो पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वर्ल्ड साइकिल जो है वो इन 3 देशों के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादातर जो भी तेजी मंदी है, जो भाव का उतार चढ़ाव है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि इन 3 देशों के अंदर प्रोडक्शन कैसा है, उनकी पॉलिसीज क्या है, जो आई थिंक जो आगे के पैनलिस्ट इसके विषय में बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे अधिक जो प्रोडक्शन है, अगर हम बेल्स में यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वो गुजरात का है। लगभग 90 से 100 लाख बेल्स का प्रोडक्शन, हिंदुस्तान के टोटल प्रोडक्शन 350 लाख बेल्स के आसपास में लगभग 100 लाख बेल्स, यानी हम कह सकते हैं लगभग 1/3 के आसपास प्रोडक्शन जो है सिर्फ गुजरात से आता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण राज्य है वो महाराष्ट्र है, जो 80 से 90 लाख बेल्स के आसपास का प्रोडक्शन देता है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो एपी और तेलंगाना हम कह सकते हैं, दोनों को अगर साथ में ले, जो लगभग 20% तक टोटल प्रोडक्शन का देता है। तो जिस प्रकार से हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि 3 देश जो हैं इंडिया, चाइना और यूएस 70% टोटल प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड का, उसी प्रकार से अगर हम इंडिया का 3 स्टेट या 4 कहूंगा अभी मैं, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग हो गए, तो ये 4 लगभग 70 से 70-75% जो है टोटल इंडिया के प्रोडक्शन को का इन 3 या स्टेट होता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया हरियाणा है, पंजाब है जो नॉर्दर्न बेल्ट है, और एमपी है। तो ये 3 राज्य मिलाकर लगभग 15% के आसपास टोटल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मैं बैलेंस शीट अभी नहीं बात कर रहा हूँ, बिकॉज बाकी पैनलिस्ट इसके विषय में काफी गहराई में चर्चा करेंगे, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अगर हम कॉटन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस होता है उसमें लगभग 75% जो है, 75 से 80% जो है वो लॉन्ग स्टेपल है। लॉन्ग स्टेपल मतलब जो लगभग 28-29 mm जिसका स्टेपल लेंथ है वो यहाँ प्रोड्यूस होता है। जबकि जो आपका मीडियम स्टेपल है, जो मीडियम स्टेपल जो है वो लगभग आपका नॉर्दर्न बेल्ट जो है, पंजाब हरियाणा वाली जो बेल्ट है, वहाँ पे ज्यादातर मतलब वहाँ पे मीडियम स्टेपल की क्रॉप ज्यादा होती है, और लगभग 20% जो है मीडियम स्टेपल होता है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो है वो लगभग 1.5%, शॉर्ट स्टेपल जो है वो 1.5%, यानी कि शॉर्ट और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल काफी कम संख्या में हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होता है। और यही कारण है कि हम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल को इम्पोर्ट भी करते हैं, जबकि जो लॉन्ग स्टेपल है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कॉटन में हम एक्सपोर्टर भी हैं बहुत बड़ी संख्या में, और कुछ हद तक इम्पोर्टर भी है। जब भी हमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की आवश्यकता पड़ती है तो हम दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये मोटा मोटी कॉटन का क्लासिफिकेशन है इंडिया में। मैं जल्दी से एक बार अपने कपास फ्यूचर जो हमारे यहाँ चलता है उसके विषय में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ जो कॉटन कपास का जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है वो बेसिकली शंकर कपास का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये 29 mm की लेंथ का है, जो एक सुपीरियर क्वालिटी मानी जाती है, लॉन्ग स्टेपल माना जाता है।
और अगर हम देखें तो ये फसल लगभग लगभग सभी राज्यों में अभी आज के डेट में हम देखें तो संकर कपास जो है वो बड़ी भूमिका निभाता है टोटल प्रोडक्शन में। जो हमने पहले भी बताया कि लगभग 70% जो है इस 70 to 80% जो है इस पर्टिकुलर ग्रेड का कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो लगभग 260 से 280 लाख बेल जो है इसकी प्रोड्यूस होती है इंडिया में। और ये प्रोडक्ट में जो खासियत है वो ये है कि ये डायरेक्टली कपास का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे लोग जो जिनर हैं, जिनको जिनिंग करनी है, यदि वो वायदे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है अगर उनको इनपुट साइड में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जिनर को जो खरीदना होता है वो कपास होता है। तो अगर उनको उनको अगर वायदे में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे उनको दोनों चीजें, यानी कि एक तरीके से हम कहेंगे लिंट और सीड, दोनों को एक साथ दोनों का एक साथ हेज करने का मौका मिल जाता है अगर वो कपास के एनसीडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अलावा एक और खासियत मैं इस प्रोडक्ट की बता दूं, वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये साल में केवल 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो नवंबर, फरवरी, अप्रैल, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा, अप्रैल का जो सौदा है वो सबसे ज्यादा लिक्विड रहता है और लगभग अभी हम देख रहे हैं लगभग 10,000 टन के आसपास का रोज काम रेडी। और इसका सेंटर जो है वो मेन राजकोट है और ये एक कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसा हम देखें बाकी जगहों पे, क्योंकि कपास को आप एज सच डिलीवरेबल नहीं कर सकते हो, तो इसको कैश सेटल रखा गया है। तो ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका जो भाव आता है वो 20 kg में आता है, ये जानकारी तो सबको है। और 4 टन का ये सौदा है, यानी कि 200 मून का ये सौदा है। इसकी खासियत क्या है? तो सबसे बड़ी खासियत है कि जो कपास का कॉन्ट्रैक्ट है इसका ज्योग्राफिकल कवरेज अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में ये फसल लगभग लगभग उगाई जाती है। दूसरी, इसमें डायरेक्ट हेजिंग पॉसिबल है। अगर एक जिनर को हेज करना है तो जिनर का जो इनपुट वो आपका है कपास के ऊपर, क्योंकि वो जो उसको खरीदना है वो कपास है, तो वो डायरेक्टली अपना इनपुट हेज कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में काम करके। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो इन्वेस्टर क्लास जो काम करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, या जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करते हैं, वो ये है कि इसके अंदर केवल 3 सौदे अवेलेबल है, जिसमें से भी केवल अप्रैल का सौदा ज्यादा लिक्विड रहता है। तो आप लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने रोल ओवर करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन अगले महीने में लेके जानी पड़ेगी, वो आवश्यकता नहीं है। आपने एक बार अगर पोजीशन बना ली तो लगभग लगभग 1 साल के लिए आप उस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं बिना हर महीने का रोल ओवर कॉस्ट दिए, जो एक बायर के लिए बड़ा खर्चा हो जाता है अगर हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट में बात करें। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको रोल ओवर का कोई खर्चा नहीं है। अगर आपने एक बार व्यू लेके अगर पोजीशन बना ली तो अब आप उस पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, लगभग लगभग 1 साल तक आप उस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिए। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस कॉन्ट्रैक्ट की। और ये कॉटन की लगभग पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है। अगर हम देखें तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें जो कॉटन सीड का जो यूजर है वो भी कुछ ना कुछ कपास से उसका पे निर्भरता है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट यही है। तो पूरी वैल्यू चेन इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखें तो अगर इंटरनेशनल के साथ देखें तो लगभग 50% की कोरिलेशन है इस प्रोडक्ट में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ में, और लगभग 50 से 60% इसकी कोरिलेशन है अगर हम जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें एमसीएक्स में उसके साथ में। तो काफी लोग इसमें स्ट्रेटेजी बना के दोनों के बीच में भी काम करते हैं, जो आने वाले जो स्पीकर है उसके विषय में बात करेंगे। इसको मैं स्किप करता हूं। तो एक महत्वपूर्ण चीज जो है, क्योंकि अभी हम अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, वो ये है क्योंकि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट पे सेटल होते हैं। और अगर हमें स्पॉट प्राइस के विषय में जानकारी है तो अगर आप देखेंगे हर साल लगभग लगभग अप्रैल में जब एक्सपायरी होती है, तो देखिए दोनों साल अगर आप देखेंगे, पिछले 2 साल का ये फिगर है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि स्पॉट पर सेटल होना है तो वो स्पॉट की तरफ मूव करता है, चाहे वो ऊपर चल रहा हो चाहे नीचे चल रहा हो। तो अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल के आसपास जाके वो स्पॉट के बराबर आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है लास्ट के 1 महीने में किसी को भी ट्रेड करने के लिए, कि अगर स्पॉट से आप फर्क देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि स्पॉट तो कॉन्ट्रैक्ट उस पर जाके सेटल होना है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके अंदर कोई आपको डिलीवरी का थ्रेट या उस तरीके की चीजें भी नहीं है। एक और चीज मैं इसके विषय में बताना चाहूंगा कि हमारा जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डायरेक्टली हम कपास के भाव नहीं लेते। जो हम भाव लेते हैं वो कॉटन बेल्स के भाव लेके, जैसे यहाँ 21,200 का आपको भाव दिख रहा है, और कॉटन सीड का भाव लेके, उन दोनों प्राइजेस को लेके हम कॉटन यानी कि कपास का भाव डिराइव करते हैं या निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी समय की कमी है, बट ये मैं आप लोगों से बाद में प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कि कपास खल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एनसीडीएक्स पे काफी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। अभी अभी रिसेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट ने 52 महीने का 1 साल का हाई टच किया है, 2288 रुपए का। लगभग 333 करोड़ का अभी काम हुआ है 1 दिन के अंदर। और अगर हम बात करें अभी ओपन इंटरेस्ट की, तो लगभग
लगभग ये 2 लाख टन के आसपास पहुंचने वाला है, जो पिछले 2 साल का हाईएस्ट है। इसके अलावा लगभग 80,000 टन के आसपास इसमें डिपॉजिट हो चुका है इस साल, जो पिछले साल से लगभग दुगना है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस साल अपने पीक पे आप कह सकते हैं, पिछले 2-3 सालों में अपने पीक पे एक तरीके से अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन के रूप में, और रोज 1 लाख टन के आसपास का इसमें काम हो रहा है। तो इसमें एंट्री एग्जिट भी बहुत आसान है, और एनसीडीएक्स पे जो सबसे लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से एक हमारा कोकुड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉटन सीड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है। ये इसके स्पेसिफिकेशन है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट जस्ट जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए कि अकोला इसका बेसिस सेंटर है, यानी भाव अकोला के चलते हैं। 10 टन का सौदा है, 1 रुपए का टिक साइज है। और इसके अलावा जो कड़ी है वो हमारा एडिशनल सेंटर है, यानी कि कड़ी के अंदर हमारा, कड़ी में भी आप डिलीवरी दे सकते हो गुजरात में, वो 30 रुपए के प्रीमियम पे, यानी अगर आप कड़ी में डिलीवरी देते हो तो आपको 30 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है अगर आप डिलीवरी छोड़ते हो तो। और अगर डिलीवरी लेते हो तो 30 रुपए आपको अकोला के मुकाबले ज्यादा देने पड़ते हैं। ये कवर हो गया है। तो ये सीजनल चार्ट है। तो अगर आप देखिए तो अभी तक जो, अगर आप कपास कल का इस साल का भाव देखें तो लगभग पिछले 3 सालों के ट्रेंड को ये लगभग फॉलो कर रहा है। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा ये जानने वाली बात है, जिसके विषय में आगे आने वाले पैनलिस्ट चर्चा करेंगे। बट अगर अभी तक आप देखें तो लगभग ये पिछले 2-3 सालों का जो एक तरीके का चार्ट है उसको फॉलो कर रहा है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि ये 2018-19 के चार्ट को यहाँ से फॉलो करता है या फिर ये 2019-20 के चार्ट को यहाँ से फॉलो करता है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आगे पैनलिस्ट जिसके विषय में बात करेंगे। एक और चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है कपास खल का, तो एक महत्वपूर्ण चीज जो इसमें है वो ये है, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है ये कड़ी का भाव, यानी कड़ी का स्पोर्ट का भाव माइनस एनसीडीएक्स का वायदे का भाव को दिखा रहा है। और अगर आप किसी भी साल में देखेंगे तो लगभग हर साल आप ये देखेंगे कड़ी का स्पोर्ट जो है वो वायदे के मुकाबले एक्सपायरी के आसपास, यानी कि अप्रैल के बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, मैं जरा उसके ऊपर तवज्जो देना चाहूंगा कि यदि आप कड़ी में फिजिकल माल लेके उसको एक्सचेंज पे हेज करते हैं तो आपको अप्रैल मई के बाद में ऐसा मौका मिलेगा कि आपका फिजिकल माल जो है, जो हाजिर माल है, वो ज्यादा प्रीमियम पे बिकेगा और वायदा आप नीचे के भाव में काट सकते हैं। तो अगर कड़ी में रख के आप, जैसे ये 3 साल या 4 साल का डेटा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, अगर आपने कड़ी में रख के हेज किया इन 4 सालों में तो आप देखेंगे कि आपको हेजिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्योंकि आपका हाजिर ज्यादा बढ़ गया वायदे के मुकाबले या फ्यूचर के मुकाबले, तो वो आपको देखने को मिलेगा हर साल, पिछले 4 सालों में लगातार। अभी इस साल की सिचुएशन अभी हम कह नहीं सकते हैं, बट पिछले 4 सालों में ये ट्रेंड कंटिन्यूसली फॉलो हुआ है। ये अगर मैं कपास खल के स्प्रेड की बात करूं, यानी पहले महीने और दूसरे महीने के फर्क की बात करूं, तो इसमें भी एक पैटर्न देखा गया है पिछले 3-4 सालों में लगातार। वो ये पैटर्न है कि इसका जो फर्क है, जो स्प्रेड है, वो जून जुलाई के बाद में लगभग हमेशा दुगना हो जाता है। यानी अगर 20-22-25 रुपए का फर्क अभी चल रहा है तो लगभग इन महीनों में वो स्प्रेड 50 रुपए तक एक ना एक बार बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ये बढ़ के लगभग 100 रुपए को भी एक बार क्रॉस कर गया था। तो ये भी एक पैटर्न है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप ट्रेड करें, और इसके विषय में आगे और भी चर्चा की जाएगी बाकी पैनलिस्ट के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब भी आप कपास के कॉन्ट्रैक्ट में या कॉटन सीड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो इन पे ध्यान दे सकते हैं। और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो हम लास्ट में ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अरुण सर, आपका व्यू बताने के लिए, आपका प्रेजेंटेशन के लिए। आज हमने देखा कि ये वेबिनार, ये मीट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। मैं होप करता हूँ ये पार्टिसिपेशन Q&A सेशन के दौरान भी रहेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मनोज जी को कि वो अपना व्यू बताएं। मनोज जी, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट विंडो में हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पैनलिस्ट आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जुड़े रहेंगे। थैंक यू सौरभ। सबसे पहले तो सुधीर अग्रवाल जी और एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मंच के माध्यम से अपने व्यूज जो है रखने का मौका मिल रहा है। साथ में अजय केडिया जी, कमल शर्मा जी, अरुण यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी ने प्रोडक्ट के बारे में, जो एनसीडीएक्स के जो प्रचलित प्रोडक्ट हैं दोनों जो कॉटन कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो शेयर की है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट
और जो कोविड के दरमियान हुआ और अभी का जो सीन है और आगे क्या फ्यूचर रह सकता है, उसके ऊपर अपनी चर्चा रखनी है। तो शुरुआत में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, फ़रवरी 2020 से अभी हम फ़रवरी 2021 में हैं, पूरी दुनिया में 2 शब्द जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित रहे। अगर हम इंग्लिश वाले शब्द की बात करें तो कोविड, और हिंदी वाले शब्द की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत। तो कोविड से आत्मनिर्भर भारत तक आते आते क्या चेंजेस आए, मार्केट ने क्या स्थितियां देखी, आगे क्या संभावनाएं बन रही है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई भारत में, हालांकि नवंबर 2019 से जो है कोविड आया था चाइना से, और ये वायरस आने के बाद पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो इससे ये चेंज आया कि पूरे दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स थे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, वहां पे उनका पूरा फोकस, जब कोविड आया तो पूरा फोकस ये था कि जान है तो जहान है, मतलब अभी हमको जान बचाना है, जहान की चिंता बाद में करेंगे। तो जब ये धारणा मन में आ जाती है कि जान है तो जहान है, तो उस समय आपके जितने भी रिस्कियर असेट्स है वहां से पैसा तेजी से निकलना शुरू हुआ और लोग सेफ हेवन की तरफ दौड़ते हुए नजर आए। तो जब हमने देखा कि ऐसी सिचुएशन बनी तो पूरे ग्लोबल मार्केट में जितने भी असेट क्लासेस थे, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो या दूसरे आपके इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स हो, वहां पे हमने जबरदस्त सैलाब बनते हुए देखा, और जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली। मतलब सेफ हेवन की तरफ पूरा ग्लोबल जो इन्वेस्टर क्लास है वो बढ़ता हुआ देखा। इसके चलते डॉलर इंडेक्स को हमने 100 के आंकड़े को भी पार करते हुए देखा मार्च 2020 में, और वहां पे लगभग 103 तक के लेवल्स आते हुए देखे। लेकिन जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगे और फिर अप्रैल मई में ये सिचुएशन देखने को मिली कि नहीं, हमको केवल जान की ही चिंता नहीं करनी है, जहान की भी चिंता करनी है, हमें जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। तो जब ये मनोवृत्ति चेंज होनी स्टार्ट हुई मई 2020 के बाद से, और ग्लोबल इकोनॉमी में फिर हमने जो है लॉकडाउन जो है ग्रेजुअली ईज होते हुए देखे, और पूरे दुनिया के देशों में जब शुरुआत हुई कि लॉकडाउन को हमको कम करना है, इसेंशियल सर्विसेज को स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे बाकी सर्विसेज भी जो है वो ईज होती हुई दिखी। तो हमने देखा कि जो सेफ हेवन असेट की तरफ जो इन्वेस्टमेंट जा रहे थे, वहां से फिर वापस एक बार जो है अनवाइंडिंग देखने को मिली, और ग्लोबल इन्वेस्टर फिर एक बार जो है रिस्कियर असेट की तरफ बढ़ते हुए देखे। डॉलर इंडेक्स जो मार्च 2020 में 103 तक के आंकड़े पर पहुंच गया था, वहां हमने फिर गिरावट आते हुए देखी, और अभी फरवरी 2021 में हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगभग 90.50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में हमने 12% का फॉल अपने हाईज से आते हुए देखा। अभी सीन ऐसा बन रहा है कि डॉलर इंडेक्स में आने वाले समय में भी कमजोरी जारी रहेगी। डॉलर इंडेक्स में जब जब मजबूती आती है तो पूरे जो असेट क्लासेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो या दूसरे असेट क्लासेस हो, वहां प्रेशर बनता हुआ दिखता है। डॉलर इंडेक्स में नरमी का संकेत है कि आगे जो दूसरे असेट क्लासेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो या दूसरे असेट क्लासेस हो, वहां पे फ्यूचर जो है वो अच्छा रहने वाला है। अभी डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है उसके पीछे मुख्य वजह यह रहेगी कि जो यूएस फेडरल रिजर्व का जो फिस्कल डेफिसिट जो है, बजट डेफिसिट, वो तेजी से बढ़ रहा है। यूएस के स्टिमुलस जारी है क्योंकि वहां पे जो जॉब लॉसेस है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, लगभग 8.5 लाख के आसपास अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो हर सप्ताह आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए यूएस फेडरल रिजर्व के गवर्नर ने अभी पिछले सप्ताह भी ये बात रखी है कि हम सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को लंबे समय तक जारी रखेंगे, मतलब ब्याज दरें कम रहेगी, स्टिमुलस जारी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगा। मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 88.50, और अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो फिर यहाँ पे बड़ी जो है गिरावट की भी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। इससे ये होगा कि जो दूसरे असेट क्लासेस है वहां पे बढ़त देखने को मिलेगी, मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बड़ा सपोर्ट जो है आगे भी वर्ष 2021 में बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स के साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ये इशारा कर रहे हैं कि आगे जो कमोडिटी मार्केट है वो बेहतर रह सकता है, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज है लिक्विडिटी। हमने देखा है कि कोविड में जो ग्लोबल हमने टर्मोइल देखा, अर्थव्यवस्थाएं जो ध्वस्त हुई,
तो जिसके चलते पूरे दुनिया भर के जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने लिक्विडिटी की जो पंपिंग है वो ग्लोबल इकोनॉमी में जारी रखी है, और ये लिक्विडिटी वर्ष 2021 के दरमियान पूरे वर्ष बनी रहेगी। इसके चलते ये होगा कि जब लिक्विडिटी का यूफोरिया होगा तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आपके जो कमोडिटीज मार्केट है वो तेजी की तरफ जो है बने रहेंगे। दूसरा जो लोअर इंटरेस्ट रेट है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इशारा कर रहे हैं कि सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी वर्ष 2021 में जारी रहेगी, क्योंकि पूरी जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसको ट्रैक पर लाना है। तो जब अगर ब्याज दरें कम रहेगी तो लिक्विडिटी का फ्लो बेहतर रहेगा, उसके चलते भी डिमांड जो है वो बनी रहेगी और ये मार्केट्स को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। एक और मुख्य वजह यह है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो भी कम होते हुए दिखेंगे। उसके पीछे दो मुख्य वजह, एक तो कोविड को हम मान सकते हैं, दूसरा यूएस में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद भी अब पूरे दुनिया भर के जानकारों का ये मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में कमी देखने को मिलेगी वर्ष 2021 और उसके बाद के वर्षों में। तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होंगे तो वहां से भी जो है मार्केट को सपोर्ट्स आते हुए दिखेंगे। तो जो चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, लिक्विडिटी हो, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का कम होना हो, ये सारी चीजें इशारा कर रही है कि वर्ष 2021 जो है कमोडिटी मार्केट्स के लिए बेहतर रहने वाले हैं। अब हम हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं कि ये कोविड से अभी फरवरी तक हम पिछले एक साल में आए हैं, तो वहां हमने मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखी। जैसा कि शुरुआत में मैं बता रहा था कि डॉलर इंडेक्स जो है मार्च में अपने हाईज पर था। जब हमने डॉलर इंडेक्स के हाईज बनते हुए देखे तो अगर हम यूएस कॉटन की बात करें तो मार्च में यूएस कॉटन का जो वायदा है वो 50 सेंट्स के नीचे चला गया था, लगभग 48.4 के आसपास के लोज हमने वहां पे बनते हुए देखे थे। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स जो है फिर कमजोर होना शुरू हुआ, हमने देखा है कि यूएस वायदा जो है कॉटन वायदा फिर अभी फरवरी में 86 सेंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ भी आने वाले समय में जो है एक ब्रेकआउट की संभावना है। 93 सेंट्स जो है यहाँ इमीडिएट एक हर्डल दिख रहा है, और मेरा मानना है कि अगर वो पार होता है तो बड़ी बढ़त जो है यूएस वायदा में 105 107 सेंट्स तक जो है देखने को मिल सकती है। तो डॉलर इंडेक्स का हमने देखा है कि डायरेक्ट कोरिलेशन यहाँ पे यूएस कॉटन वायदा के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसको अगर हम भारतीय रेफरेंस में बात करें तो एमसीएक्स जो कॉटन है, मई में हमने देखा था कि वहां 14,800 के भाव थे, और फरवरी में अभी हम 21,500 पे वायदा ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से यूएस कॉटन वायदा में तेजी आ रही है, यहाँ भी जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम एनसीडीएक्स कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, कपास वायदा की अगर बात करें तो मई 2020 में भाव हमने देखा था कि जब डॉलर इंडेक्स अपनी ऊंचाई पे था, कोविड की आमद थी, पूरे देश में लॉकडाउन्स लगे हुए थे, तो हमने 1,000 के नीचे कीमतों को जाते हुए देखा और लगभग 900 तक के लेवल्स वहां पे आते हुए देखे थे। जब हमने ग्रेजुअली लॉकडाउन्स ईज होते हुए देखे, डॉलर इंडेक्स में नरमी रही, ग्लोबल मार्केट में सुधार देखने को मिले, तो उसके चलते अभी हमारा कपास वायदा एक बार फिर 1200 के लेवल्स जो है पार कर गया है, और वर्तमान में 1233 पे भी एमसीएक्स अप्रैल कपास वायदा ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी मेरा मानना है कि जो एक हर्डल है 1280 के आसपास दिखता है, और अगर ये लेवल्स पार होंगे तो आगे वर्ष 2021 के दरमियान दिसंबर आते आते और भी जो है बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि हम एक बार फिर से एक बार लाइफ टाइम हाइज 1350 1400 तक के लेवल्स भी यहाँ कपास वायदा में आते हुए देखें। इसके साथ ही अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो ये काउंटर पे भी हमने बहुत बड़ा इफेक्ट देखा था, और बाकी जो कमोडिटीज है वहां दबाव था। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने फरवरी 2020 में कॉटन सीड ऑयल केक के वायदा में लोअर लेवल्स आते हुए देखे थे और कीमतें 1500 तक फिसल गई थी। जैसे जैसे बाकी चीजें भी सुधरनी शुरू हुई कॉटन कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो कॉटन हो कपास हो, हमने कॉटन सीड ऑयल केक में भी उसके जो है संकेत आते हुए देखे, और कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें अभी हमने देखा कि वर्तमान में 2200 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, और यहाँ लगभग 2300 तक के लेवल्स भी हमने मार्च वायदा में अभी इस वीक के दरमियान देखे। मेरा मानना है कि यहाँ भी जो अब वायदा है वो हायर टॉप हायर बॉटम की तरफ जो है टेक्निकली वर्ड में कहें तो वो इशारा कर रहा है। टेक्निकल्स पे अजय जी जो है और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 2340 2350 की रेंज में एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ अगर प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में 2580 2600 तक के लेवल्स भी कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं।
तो जिस तरह से चीजें जो है प्रोग्रेस हो रही है और दुनिया भर के मार्केट में सुधार देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बजट में हमने ऐसा कोई नेगेटिव आते हुए नहीं देखा जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट हो। जैसा कि धारणाएं थी कि शायद टैक्सेस बढ़ेंगे और इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई चीजें जो है नेगेटिव यहाँ देखने को नहीं मिली। एक चीज जो है जिसकी तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ष 2021 में, सारी चीजें फेवरेबल है लेकिन यहाँ रूपी में जो है मजबूती देखने को मिल रही है, तो रूपी का फैक्टर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है 2021 में प्ले करेगा। और हो सकता है कि रूपी एक बार जो है 70-69 तक जो है स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आए, तो उसका इफेक्ट भी जो है ओवरऑल प्राइजेस में देखने को मिलेगा। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेजी आती है और रूपी में भी मजबूती रहती है, तो शायद भारतीय बाजारों में उतना असर देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है मार्केट बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जिस तरह से लिक्विडिटी का यूफोरिया 2021 में बना रहेगा, ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है अपनी सॉफ्ट पॉलिसीज बनाए रखेंगे, डॉलर इंडेक्स में भी अगर यहाँ पे कमजोरी के अनुमान है और वो बने रहते हैं, तो ओवरऑल मार्केट के लिए मेरा मानना है कि वर्ष 2021 जो है वो कमोडिटी के लिए एक बेहतर वर्ष साबित होगा और ओवरऑल कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए भी बेहतर वर्ष साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू मनोज सर, आपकी राय शेयर करने के लिए। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज हमारे साथ चैट विंडो पे बने रहिए। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अजय केडिया जी से कि वो अपनी राय शेयर करें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, एंड आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन दिख रही है? जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रही है? धन्यवाद सभी का जो शनिवार को टाइम निकाला। सबसे पहले मैं अकोशिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, और जैसे सुधीर जी ने भी कहा है, हम काफी टाइम से अकोशिया के साथ जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस लाते रहते हैं। पर्पस ऑफ दिस सेशन है कि एक मार्केट का जो ओवरव्यू है वो टाइम टू टाइम हमें क्लैरिटी देता रहे। और आज के इस सेशन में एनसीडीएक्स का पार्टिसिपेंट जीतन से अरुण जी ने इन डिटेल में पूरा वैल्यू चेन समझाया और कैसे हम एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं हेजिंग के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ढंग से मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ रही है डे बाय डे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम कैसे हेज करें। साथ में हमने देखा कि मनोज जी ने इंटरनेशनल मार्केट के बारे में और ओवरव्यू, मेरा आधे से ज्यादा काम मनोज जी ने कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और साथ में हमारे साथ आज काफी पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं। सुधीर जी ने तो अपडेट दिया ही है, साथ में अरुण जी ने भी काफी अच्छा एक्सचेंज का रोल बताया है। डॉक्टर हनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है एग्री मार्केट में, और सीसीआई से भी जुड़े हुए हैं, जो डेफिनेटली आज का जो सेशन है, इसके बाद जो हम पैनल डिस्कशन रखेंगे उसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे। और साथ में कमल जी भी है हमारे साथ, जो मोलतोल से हैं, और आप जानते ही हैं उनके जो वीडियोस रहते हैं इन डेप्थ एक एक एग्री कमोडिटी पे वो लेते हैं, तो डेफिनेटली पैनल डिस्कशन काफी अच्छा रहेगा। जैसे मुझे बताया गया है, और मैं जनरली जो सेशंस लेता भी हूँ, तो डेफिनेटली आज के दिन में थोड़ा और उसको प्रिसाइसली ग्लोबल मार्केट के साथ साथ ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें देखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट ओवरव्यू ऑन कॉटन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था जेपी मॉर्गन का। देखिए, मैं कॉटन में जो मनोज जी ने भी कहा है कि आने वाले टाइम में और बड़ी तेजी देख सकते हैं, जस्ट एक मैं उसका एक ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ पैनल डिस्कशन के लिए भी। सबसे पहले जेपी मॉर्गन का एक स्टेटमेंट आया जिसमें लिखा था कमोडिटी में हैव जस्ट बिगन ए न्यू सुपर साइकिल। और मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यू ये वाला जो चार्ट है S&P 500 वर्सेस S&P कमोडिटी इंडेक्स, ये आप देखेंगे तो 1970 से, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल का ये चार्ट है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कमोडिटी बढ़ेगी, कमोडिटी में इन्वेस्ट करिए। हाँ, 1970 से लेकर 1975 तक की जो रैली थी, इसके अंदर क्रूड ऑयल ने बड़ा सपोर्ट किया था। देन 1990 से लेकर 1995 तक का जो जंप था हमने, उसमें भी क्रूड में और गोल्ड में सपोर्ट मिला हुआ था। फिर हमने 2000 से लेकर 2008 तक का स्टेडी बाउंस आते हुए देखा। इसके अंदर हमने देखा कि गोल्ड में भी तेजी थी, क्रूड में भी तेजी थी, और कुछ एग्री कमोडिटी में भी तेजी थी। अगर आपको ध्यान हो तो 2008, 9, 10, 11 में फूड क्राइसिस हुए थे, जिसके बाद एग्री मार्केट के अंदर बेतहाशा बड़ी तेजी थी। और
अब 2020 के अंदर भी अगर हम देखें तो सुपर साइकिल स्टार्ट हुआ है, और इस बार जो सुपर साइकिल है ना क्रूड ऑयल के पीछे चलने वाला है, ना गोल्ड के पीछे चलने वाला है, इस बार एग्री के साथ चलने वाला है। क्योंकि ये आप 100 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो पैंडेमिक, जब भी ऐसी महामारी आती है तो एग्री कमोडिटी के अंदर हमेशा एक अच्छी तेजी बनती है, इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता है। तो जब जेपी मॉर्गन ने भी कहा है, और काफी चार्ट्स जो मैं एआरटी पे काम करता हूँ, अल्टरनेट रिसर्च टेक्निक्स, तो इसके अंदर भी काफी ऐसे इंडिकेटर्स है जो अभी सिग्नल दे रहे हैं कि एग्री कमोडिटी के अंदर बड़ी तेजी। पिछले साल की अगर बात करें, चाहे हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की बात करें, जिसमें अभी भी तेजी जारी है, ये स्टार्टिंग है। आप ये मत सोचिए हम पीक पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट होता हुआ चलेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे ही एग्री कॉम्प्लेक्स के अंदर तेजी स्टार्ट हुई है, और 2021 काफी अच्छे रिटर्न देने वाला है। वहीं अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें 2011 से अभी तक, क्योंकि 2009, 10, 11, 12 में हमने देखा था फूड क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन में काफी बड़ा जंप आ चुका था, जो ऑलमोस्ट 19-20 में बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जैसे जैसे बाउंस आएगा, ये कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी को लाइमलाइट में रखेगा। 2 चार्ट और रखा है मैंने यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड प्राइजेस वर्सेस पॉलिस्टर प्राइजेस, मतलब क्रूड के प्राइजेस। तो ज्यादा करके हमने कोरिलेशन देखा है, जब जब क्रूड में तेजी आई और जिस ढंग से आंकड़े दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन कट है, ऑयल पीक कर रखा है और इकोनॉमी रिवैम्प हो रही है, वापस इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, ये कहीं ना कहीं क्रूड को 75 से $80 तक ले जाने की ताकत रखता है। अगर क्रूड में तेजी रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट कॉटन को भी इनडायरेक्टली मिलता हुआ दिखाई देगा। और इन ऑल मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले 20 साल में सीखा है, देखा है, पूरे ही एग्री पैक में मैंने 2020 के अंदर कहा भी था, पैंडेमिक से पहले मार्च मंथ में, कि मार्केट के अंदर एग्री एक लीडर की तरह काम दिखाई देगा, और वैसा ही हुआ। नो डाउट सोना, चांदी, क्रूड, इनमें भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, बट अभी भी एग्री मार्केट फ्रंट रनर रहना चाहिए, जिसके अंदर कॉटन कॉम्प्लेक्स आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी और दिखा सकता है। साथ में अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि काफी ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे इंडिया पे, चाइना पे और बाकी मेजर इकोनॉमी पे भी। नो डाउट अभी भी यूएस, यूके, यहाँ पे हम कंसर्न दिख रहे हैं कोविड को लेकर, बट इंडिया ने जिस ढंग से संभाला है, माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से लीडरशिप दिखाई है, क्योंकि आप फ्रैंकली मैं मेरी भी अगर बात करूं, जिस ढंग से मैं, मेरे काफी क्लाइंट्स है यूएस है, यूके, इनसे बात होती थी तो डर लगता था, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन और जो सिचुएशन पैंडेमिक में देखी गई थी, हम ये समझते हैं उनकी पॉपुलेशन कहाँ और हमारी पॉपुलेशन कहाँ। आज 140 के आसपास की मोटी अगर पॉपुलेशन, अगर इसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया, पैंडेमिक अगर बढ़ता है तो इंडिया की दुर्दशा और ज्यादा खराब हो सकती थी। बट बिलीव मी, जो नंबर्स पे आज हम खड़े हैं और जहां पे हम दूसरे देशों पे नजर रखते थे कि अब हमको कुछ मेडिकल एड मिलेगा, अब ऐसा सिचुएशन है कि पूरी दुनिया इंडिया पे ध्यान रख रही है। तो डेफिनेटली इसका असर आने वाले ट्रेड्स पे भी, जो हम एक्सपोर्ट्स है या इंपोर्ट्स है, इन सब पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कंजम्पशन की बात करें, जैसे अनुज ने भी कहा था कि ग्लोबल मार्केट में आपको ध्यान देना है यूएस, चाइना, इंडिया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 2015 से ही अगर हम ये अगले 5 साल का और आउटलुक देखें तो धीरे धीरे डिमांड, कंजम्पशन अच्छा जंप ले रहा। इसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट रहेगा वो इंडिया का रहेगा। इंडिया का जो कंजम्पशन ग्राफ दिखा रहा है वो रैपिडली बढ़ता हुआ दिखा रहा है, तो रोल इंडिया का भी ये एनागोट लॉक करो, समवन इज यूजिंग स्क्रीन। तो इसमें इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाइना का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा जो स्टेट रिजर्व है चाइना, चाइना को कंसर्न है कि हम पे सैंक्शंस लग सकते हैं यूएस से, जिसके चलते आप देखिए चाइना हर कमोडिटी का स्टॉक करके चल रहा है, डिस्पाइट के स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा है उनका। चाहे आप मेटल्स की बात करें, चाहे आप एग्री में सोया की बात करें या कॉटन की बात करें, तो चाइना काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और काफी टाइम में हमने देखा भी है कि चाइना इस चीज में काफी एग्रेसिवली बाय करता है। तो आई थिंक सभी फैक्टर्स जो दिखा रहे हैं सभी जो फैक्टर्स दिखा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में आई थिंक ओके। तो थोड़े पॉइंट्स अगर हम कोविड का देखें, जैसे मनोज जी ने भी कहा था, सिंस कोविड-19 आउटब्रेक दिसंबर 2019 में हमने देखा कि कम से कम 180 से ज्यादा कंट्री इससे इम्पैक्ट हुई थी। डब्ल्यूएचओ ने इसको एक महामारी का नाम भी दिया है, जो हमने देखा कि पिछले 100 साल में ऐसा ही इम्पैक्ट हमने पहले भी आते हुए देखा है। साथ में ग्लोबल मार्केट के जो ट्रेड है उसकी वजह से कॉटन यार्न मार्केट काफी इम्पैक्ट भी हुआ था, बट 2021 में
हम समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा रहेगा। विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जहाँ पे हमने देखा कि सभी चीज ट्रैवल बैन हो गया था, क्वारंटाइन, रेस्टोरेंट्स, इंडोर एक्टिविटी पे भी काफी रेस्ट्रिक्शंस थे, बट अब एवरीथिंग इज नाउ इम्प्रूविंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक्सटाइल डिमांड। और जी ढंग से मैंने एक दो रिपोर्ट देखी जो रिटेल्स के ऊपर बताई गई है और बता रहे हैं कि यहाँ पे हम 150% तक का भी जंप 2021 में देख सकते हैं। यहाँ पे कॉटन पे इम्पैक्ट काफी बड़ा पड़ने वाला है। ज्यादा करके हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी पे हमने प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आते हुए देखा, डिमांड पे भी इम्पैक्ट आते हुए देखा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, मार्केट पूरा डिस्टर्ब हुआ था, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी सभी फर्म्स पे आता हुआ दिखाई दिया। सबसे इंपॉर्टेंट 2021 के लिए जो रहेगा, जो यूएसडी की रिसेंट रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया था, एक तो कॉटन यील्ड पिछले अगर 2-3 साल की अगर बात करें तो कंटिन्यू धीरे धीरे ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल कॉटन सीड के जो प्रोडक्शन है इसमें भी हम ड्रॉप देखते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बार 2021 का कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए टोन पॉजिटिव सेट कर रहा है। साथ में अगर हम यूएसडी की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है इसके अंदर 2021 का ओवरऑल, मैं इन डिटेल में नहीं जाता हूँ, इसकी एक रिपोर्ट हमने बनाई है जो आपको, अगर आपने लिंक पे रजिस्टर किया हुआ है तो मैं बिल्कुल आपको ये शेयर करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ। आकोशिया में सुधीर जी को भी मैं शेयर कर दूंगा तो आप तक ये रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर इन डेप्थ हमने सभी चीज रखी है। टाइम टू टाइम अगर हम इसमें बैलेंस शीट की बात करें तो स्टॉक टू यूज रेशियो में ऑलमोस्ट हम 14% से ज्यादा का फॉल देख रहे हैं। ये काफी बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखेंगे तो 2016-17 में ऐसा हमने ड्रॉप आते हुए देखा था, उसके बाद प्राइजेस में अच्छा खासा गेन था। सिमिलरली अभी स्टॉक टू यूज रेशियो जो दिखा रहा है उसमें काफी बड़ा ड्रॉप दिखा रहा है, जो प्राइजेस पे सपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम जैसे मनोज जी ने भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉलर इंडेक्स अभी हम देख रहे हैं कि 90 के एक कंसोलिडेट कर रहा है, बट इन ऑल लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर अभी भी गिरावट दिखा रहा है, जो 80-83 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स में अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं पूरे ही अदर कमोडिटी मार्केट पे ध्यान देने की जरूरत है, चाहे सोना हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे एग्री कमोडिटी हो। तो कॉटन पे भी वैसा ही हम समझते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम पड़ेगा। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आई थिंक 81-82 तक का एक बेस 2021 में देखने मिलना चाहिए। नो डाउट नई गवर्नमेंट भी है यूएस में, वहां से क्या एफर्ट्स आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड चार्ट अभी हम टेक्निकल पे थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ओवरव्यू मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। आइस कॉटन की अगर आप बात करें तो हमने पिछले साल अप्रैल के अंदर मार्केट के अंदर काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, जो करीबन 49 सेंट तक पहुंच चुका था। इसके बाद एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका था वीकली चार्ट के ऊपर। अब कहीं ना कहीं ये 88 के करीब पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट दिखा देता है तो जैसे मनोज जी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछला हाई हमने 2018 अप्रैल में बनते हुए देखा था, इसको तोड़ते हुए 98 सेंट तक जा सकता है। तो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट भी काफी सपोर्ट कर रहा है और डिमांड भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। प्लीज डोंट कंपेयर विद सीजनैलिटी। मैं सीजनैलिटी का चार्ट भी दिखाता हूँ आगे आपको। डोंट कंपेयर विद दिस रेगुलर सीजनैलिटी के हम हमेशा देखते हैं कि मार्च अप्रैल में गिरावट आती है, बट पैंडेमिक के बाद चीजें काफी चेंज हुई है। तो आई थिंक 98 सेंट एक फीजिबल फेयर प्राइस लग रहा है टेक्निकली, जो 2021 में दिखा देगा। इसी का टोन सेट अगर डोमेस्टिक मार्केट में करे तो डोमेस्टिक मार्केट में वीकली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न और साथ में फॉलिंग वेज पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। 200 मूविंग एवरेज का जो एक पोजीशनिंग थी वो करीबन 20,000 के 19,940-980 के करीब था। ये अच्छे से ब्रेकआउट कर चुका। अब प्राइजेस 78.6% के रिट्रेसमेंट पे है, जो 21,400 का है। अगले 15 दिन के अंदर ये 21,600 का लेवल तोड़ के अगर होल्ड कर जाता है तो आई थिंक मार्केट 23,000 से लेके हम लोग ओवरऑल पकड़ के चल रहे हैं, ये 25,500 तक का लेवल दिखा देगा। तो कॉटन में बिल्कुल तेजी है, कहीं पे भी ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा है कि फंडामेंटल के अलावा, फंडामेंटल में भी एज ऑफ नाउ जो करंट फंडामेंटल है कोई भी थ्रेट नहीं दिखा रहा है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही कॉटन के सपोर्ट में है। जो 23,000 से लेकर 25,000 का जो रेंज है ये हाँ बीच में टेक्निकली देखिए वन साइड रैली है, क्योंकि जुलाई से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमने 15,000 के नीचे का एक स्पाइक आते हुए देखा था, उसके बाद कंसोलिडेट कर, तो 16,000 से चला हुआ भाव आज 21,500 पे है। तो थोड़ा बहुत करेक्शंस या कुछ स्टेप्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली पुल बैक दिखा दे, बट इन ऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, जो 23,500 से 25,500 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं कपास की भी अगर बात करें तो कपास में हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा। दिसंबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस 1225 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अब जिस ढंग से स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखा रहा है
ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऊपर में 1290 से 1320 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट टाइमिंग एक बार सस्टेन कर सकता है, दिखा सकता है। बट इतना ज्यादा टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका क्लियर नहीं है, बट 1310 तक का लेवल दिखा देगा अनलेस एंड अनटिल 1170 1160 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। तो वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, इसमें भी आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। कप एंड हैंडल पैटर्न टेक्निकल टर्म्स के अंदर मैंने पहले भी बताया था जब पैटर्न बने थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम पूरा बना था और उसके बाद प्राइजेस में फिर से एक गिरावट आती हुई देखी थी। और अब जो ये कप का नेकलाइन है ये ब्रेक कर चुका है, जो कहीं ना कहीं 50% का रिट्रेसमेंट अगर हम बात करें तो 2430 के आसपास है। ओवरऑल जो हमारा टारगेट रहेगा ये हाइट ऑफ द कप रहेगा, जो कहीं ना कहीं 2700 तक का लेवल दिखा रहा है। मतलब अगर मैं कंजर्वेटिवली भी बात करूं तो 2650 से 2700 का एक बैंड है जो प्राइजेस में बिल्कुल दिखा देगा। तो जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, बिलीव मी पिछले 2 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और फंडामेंटल हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी स्ट्रांग मूव है। तो आई थिंक मार्केट में बिल्कुल तेजी का टोन सेट है, जो 2400 से लेकर कंजर्वेटिव, क्योंकि देखिए तेजी में सबको तेजी दिखाई देती है, फैक्टर्स सब तेजी में आने लग जाते हैं, बट कॉशियसनेस बहुत जरूरी होता है। आप ये मत समझिए कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है तो अब कोई बड़ा बाइंग नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो सप्लाई कंसर्न और डिमांड जो निकल के आ रही है ये काफी बड़ा सिनेरियो मार्केट का सेट करेगा, जो ऊपर में मुझे भी लगता है कि 2650 से 2700 तक का लेवल वर्स्ट टू वर्स्ट हायर साइड में, जबकि 2450 तक का एक कंजर्वेटिवली टारगेट आराम से दिखा सकता है। टोन सेट पॉजिटिव है, जब तक प्राइजेस 2050 के नीचे नहीं जाता है बिल्कुल तेजी का रूप कायम रहेगा। वहीं अगर हम सीजनैलिटी की बात करें कॉटन की, तो ज्यादा करके देखा जाता है पिछले 2 साल में तो हमने गिरावट आती हुई देखी है, नो डाउट यहाँ पे हार्वेस्टिंग का प्रेशर रहता है, बट इन ऑल अगर हम एवरेज की बात करें तो एक टोन पॉजिटिव ही रहा है। इस बार में मुझे लगता है कि प्रोडक्शन तो अपनी जगह पे ऑलरेडी हमने देखा है कि 360 की भी बातें हो रही, 370 भी, 356 तक भी हमने फिगर्स आते हुए देखे, तो ये सब चलता रहेगा। बट इंपॉर्टेंट है डिमांड, जिस ढंग से इंपोर्ट ड्यूटी में भी बढ़ोतरी आते हुए देखी है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट का टोन पॉजिटिव सेट करेगा। पिछले साल का जो ये 3 महीने का फॉल है इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि कोविड की वजह से हमने इम्पैक्ट आते हुए देख चुके थे ऑलरेडी। तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट था वो जून तक था और जून के बाद हमने देखा है कंटिन्यू मार्केट अच्छा खासा गेन ही है। बट अगर हम ये 6 महीना अगर स्किप भी कर दे तो आई थिंक जो टोन रहेगा फरवरी मार्च अप्रैल का सीजनलिटी के हिसाब से भी वो काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक वन शुड नॉट लुक फॉर वीकनेस, जहाँ पे भी मौका मिले बाइंग करके ही चलना चाहिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें हम, तो जनरली सीजनलिटी में देखते हैं कि फरवरी महीना गिरावट का रहा है और लास्ट 3 साल में तो हमेशा हमने गिरावट बढ़ा, बट वो टाइम पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने देखा कि ग्लोबल कॉटन सीड का जो सिनेरियो या ऑयल कॉम्प्लेक्स की भी अगर हम बात करें तो जो बेतहाशा अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टोन सेट करता है कॉटन सीड ऑयल केक के लिए। डिमांड कंटिन्यू मुझे लगता है कि मेंटेन रहेगा और यील्ड में जो ड्रॉप आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खाली पिछले 3 साल का अगर हम सिनेरियो छोड़ते हैं, क्योंकि इस बार पैंडेमिक की वजह से आप समझ के चलिए एक बूस्टर डिमांड जैसा लग रहा है और मार्च में वैसे भी हिस्टोरिकल डेटा पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो आई थिंक अगले 2 महीना तो काफी स्ट्रांग है। हाँ, अप्रैल में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा सकता है डिपेंडिंग कि आगे का स्विंग सीजन कैसे क्या रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से शॉर्टेजेस दिख रही है तो स्विंग तो अगले साल की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी का भी हमने एक अच्छा रोल प्ले होते हुए देखा है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि अप्रैल में जाकर मार्केट में जैसे स्विंग के अपडेट्स आने चालू होंगे तो वहां पे हमें लगता है कि एक थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा दे, बट ओवरऑल जो डिमांड सिनेरियो ग्लोबल मार्केट से रहेगा वो जून तक अच्छा पॉजिटिव सेट करता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, चैट विंडो ओपन है, आप अपना सवाल डाल भी सकते हैं। अब हम पैनल डिस्कशन का आगाज करेंगे कमल जी के साथ। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अजय सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल सर को कि वो पैनल डिस्कशन की आगाज करें। ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में और केडिया
कैपिटल्स और पृथ्वी फिनमार्ट और NCDX के साथ जो ये आज सेमिनार हो रही है, इसमें मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस एसोसिएशन ने मुझे आज के कार्यक्रम के लिए मॉडरेटर के रूप में जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो भारत में पैदा नहीं होती है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई कमोडिटी पैदा होती है, किसी भी देश में पैदा होती है, चाहे उसकी मात्रा छोटी हो या बड़ी हो, पर भारत में वो जरूर पैदा होती है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों का मौसम इस तरह का है कि जो हम कहते हैं ना कि व्यक्ति के लिए भी कि विविधता में एकता, तो वो एकता कमोडिटीज में भी है यहाँ पर कि सभी कमोडिटी भारत में पैदा होती है। लेकिन जैसे हम कपास, चीनी, गेहूं, चावल इनके अंदर लीड करते हैं दुनिया में, लेकिन एक हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारी जो प्रति हेक्टर यील्ड है वो बहुत कम है। शायद वो बीजों के डेवलपमेंट की कमी है, फर्टिलाइजर, यूरिया या इक्विपमेंट की कमी है। खैर, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि जिसके अंदर मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि टेक्निकल पैनलिस्ट और जो फंडामेंटल को जो देखेंगे उनसे मैं इस बारे में चर्चा करूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर हनीश कुमार जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमें प्राइस आउटलुक से पहले एक बार उस चीज़ के प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई को भी देखना चाहिए। हनीश जी, जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने कहा कि 360 लाख गांठ की कॉटन भारत में पैदावार होगी, लेकिन सरकारी अनुमान ये लगभग 371 लाख गांठ के हैं। तो और जबकि यूएसडी ने ये कहा है अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कि 63 लाख टन के आसपास भारत में प्रोडक्शन होगा, जो जनवरी महीने की रिपोर्ट में करीबन 64 लाख टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन था। आप किस तरह देखते हैं कि भारत में कॉटन का उत्पादन इस बार कैसे होगा? क्योंकि अगर हम कुछ प्राइवेट ट्रेडर से मैंने बात करी थी कड़ी और मध्य प्रदेश और हरियाणा में, तो वो CAI के भी आंकड़ों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि भारत में कॉटन कम पैदा होगा, क्योंकि गुजरात में मूंगफली की बुआई करने के लिए कॉटन उखाड़ी गई, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पिंक वॉलमार्म की समस्या थी, कुछ जगह और समस्याएं थी, और किसानों दूसरी फसलों के मरे। आपका क्या कहना है डॉक्टर हनीश कुमार जी की किस तरह से भारत में कॉटन की पैदावार दिखाई देगी, या क्या सीड की भी अवेलेबिलिटी होगी? सर, आपका माइक प्लीज ऑन करिए सर। हेलो जी, आ रही है आवाज। ठीक है। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो 35 मिलियन बेल्स का ऑलमोस्ट एस्टिमेट जो गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। मैक्स टू मैक्स अगर होगा तो एक ब्रॉड रेंज अगर हम बात करते हैं तो 33 से 35 मिलियन बेल्स के आसपास का प्रोडक्शन होगा, जो कि काफी अच्छा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स भी ऑलमोस्ट इतना ही प्रोडक्शन था। तो सप्लाई साइड से कोई ज्यादा मेजर कंसर्न्स आने के चांसेस कम लग रहे हैं। सिनेरियो तब चेंज होगा जब डिमांड सिनेरियो काफी ज्यादा इंप्रूव करके आ रहा है, जैसे पोस्ट कोविड जब हम रिकवरी करके आ रहे हैं तो डिमांड काफी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है उसके हिसाब से, और एक्सपोर्ट्स में भी पुल अप आने के चांसेस है। तो मेरे ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे, बट अगर सप्लाई कंसर्न्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को। और जहां तक स्टेट वाइज प्रोडक्शन सिनेरियो की बात है, महाराष्ट्र ऑलरेडी अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन एकरेज ज्यादा है, लेकिन यील्ड कम होने की वजह से गुजरात एक नंबर 1 प्रोडक्शन स्टेट है। तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिनेरियो जो है गुजरात में काफी अच्छा प्रोडक्शन रहेगा और कंपेयर टू महाराष्ट्र। गुजरात में जो है स्ट्रेस लेवल्स जो है थोड़ा कम है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा पिंक बॉल का जो तेलंगाना में इम्पैक्ट आया था, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। 5 to 10% का जो शॉर्टफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेलंगाना में होगा, उसका जो मेकअप होगा गुजरात से कर हो जाएगा। तो उस हिसाब से ओवरऑल प्रोडक्शन सिनेरियो में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो लगभग जो टोटल फिगर हमारा 33 से 35 मिलियन बेल्स के आसपास है रहेगा। ये हनीश जी, अगर हम यहाँ देखें तो भारत में जो प्रति हेक्टर यील्ड है वो 465 से 485 किलोग्राम ये जो है यील्ड बैठती है। जबकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे 1800 तक का एवरेज है, और पाकिस्तान की कॉटन यील्ड जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे कि भारत में क्या वाकई हमारी हेक्टर बहुत है कि जहाँ हम बुवाई करते हैं हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रति हेक्टर यील्ड की बात आती है वहां पर हम बहुत मात खा जाते हैं? तो किस तरह के चेंज होने चाहिए इसमें
कि प्रोडक्शन हमारा प्रति हेक्टर बढ़े? देखिए ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन यील्ड की बात करते हैं तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अगर बोल रहे हैं 752 के आसपास का स्टैंडर्ड है जो एवरेज मानी जाती है ग्लोबल प्रोडक्टिविटी की, और उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया का है तो 17-18 में जो हाईएस्ट हमने अचीव किया था वो 532 का है, एक यील्ड एक्सपेक्ट किया था, और जो एवरेज हमारा चल रहा है आज के डेट में अगर हम लास्ट ईयर का एवरेज लेके चलते हैं तो 482 का एवरेज चल रहा है, जो हम काफी कम है कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब जो पिकअप करने की बात जहाँ तक है, आज के डेट में हम जो हाइब्रिड सीड्स यूज कर रहे हैं और लगभग 60% ऑफ द एंटायर क्रॉप जो है हाइब्रिड्स यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें कंपैरिजन ओवरऑल जो क्रॉपिंग पैटर्न है और बेसिकली जो हमारा जो पिकिंग स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो पिकिंग में वेस्टेजेस है वो इम्प्रूव करने पड़ेगी, प्लस हाई यील्डिंग वैरायटीज की ओर हमको और जाना पड़ेगा जो कि स्टेपल लेंथ, थोड़ा सा मीडियम स्टेपल लेंथ पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ तक ऑयल सीड मिशन की बात है उससे भी थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा था, लेकिन बेसिक मेजर्स जो फोकस है हमारा आज के डेट में 2 स्टेट्स पे ही फोकस रह गया है रिसर्च का, और अभी तेलंगाना धीरे धीरे करके पिकअप कर रहा था। 3 स्टेट्स के अलावा कहीं भी कॉटन प्रोडक्शन में ऐसा कोई फोकस प्रोग्राम नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर वहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे और अदर स्टेट्स में भी अगर हम कॉटन ग्रो करने को अगर हम थोड़ा सा प्रोत्साहन दें और हाई यील्डिंग वैरायटीज की ओर ज्यादा जाएंगे तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन सिनेरियो थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगा, और हमारी यील्ड जो ओवरऑल एवरेज यील्ड जो है थोड़ा इम्प्रूव करेगा। अभी जो ग्लोबल से हमारा गैप है लगभग 300 पॉइंट्स का गैप है, जो कि हमको ब्रिज करके एटलीस्ट 500-600 तक का लेवल अगर हम ब्रिज आउट कर देते हैं तो इंडिया नो डाउट ग्लोबल में एक मेजर प्रोडक्शन सिनेरियो करके आ सकता है। अब मैं अगला सवाल जो है सुधीर अग्रवाल जी से पूछूंगा कि सुधीर जी, कॉटन सीड ऑयल केक एक हॉट कमोडिटी बनी हुई है काफी लंबे समय से। हम देख रहे हैं कि चाहे वो एनसीडीएक्स में वायदा कारोबार हो चाहे हाजिर कारोबार हो, दोनों जगह ज्यादातर अब चर्चा में जो है कॉटन सीड ऑयल केक है। तो सर जो ये तेजी बनी या जो बाजार में अचानक ही हॉट कमोडिटी बनी, उसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? नमस्कार जी, ये इस साल क्या हुआ कि सीसीआई के भाव 5650 रुपए थे। 5650 रुपए होने की वजह से जो किसानों ने 3 लाख बेल्स तक की फटाफट माल आने के कारण 3 लाख बेल्स तक की अराइवल हुई। तो सबको ऐसा लगा कि 3 लाख बेल्स की अराइवल हो गई है तो नेचुरली आगे जाके और भी आवक बनेगी। पर चूंकि किसान को भविष्य में ज्यादा इसके अंदर संभावना नहीं थी कि कपास के अंदर ज्यादा तेजी आएगी, तो उन्होंने एक बार जिस टाइप की गेहूं या चने की फसल आती है 2 महीने आती है, बाकी टाइम पे नहीं आती फसल, और इस साल क्या है 2 महीने के अंदर ही फसल आ गई और अब अराइवल बिल्कुल कम हो गई है। इसके कारण लोगों को लगने लगा, और लोगों ने क्या है कि कॉटन सीड इस साल बहुत नीचे रहा, सीसीआई के पास ही रहा, ज्यादातर 60 से 70% कॉटन सीड सीसीआई के पास ही रहा। खरीदी भी सीसीआई ने ही खरीदी, प्राइवेट डीलर के पास बहुत कम माल आया, और 2200 रुपए का 2150 और 2200 रुपए में सीसीआई ने खूब माल बेचा। तो एकदम अराइवल आने की वजह से, बाजार नीचे होने की वजह से, जब एकदम अराइवल टूटने लगी तो बाजार एकदम भड़क गया। पिछले 1 महीने के अंदर जो कॉटन सीड 2150 रुपए था वो आज 3100 रुपए हो गया। मतलब 1000 रुपए कुंटल की तेजी कितनी फास्ट आई, उसका एक ही रीजन था कि पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर अराइवल का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और लोगों को यही, किसानों को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि 5650 से अपने को 6000 या 6000 से ऊपर क्रॉप दाम मिलेंगे, तो वो एक साथ फसल लेके आए। अब बिल्कुल भी डप्पा हो गया। अब कल ही 1,10,000 की अराइवल थी, और जबकि अपनी डेली खपत 1 लाख बेल्स की पर डे की है। तो इन सारे फैक्टर से डिमांड अच्छी रही। कुल मिला के लोगों ने खली का स्टॉक नहीं किया, हो सकता है अपन जनवरी फरवरी में स्टॉक कर लेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि 2150-2200 रुपए का कॉटन सीड 3000 रुपए हो गया, तो लोगों को हिम्मत खत्म हो गई। और जो आज अपना एनसीडीएक्स में भी जो 1800 रुपए चलता रहा वायदा, 1800 आज 2300 रुपए वायदा हो गया, 500 रुपए कुंटल की एक साथ तेजी आ गई। इसका कारण एक ही था कि क्रॉप बहुत फटाफट आ गई, जबकि कॉटन की क्रॉप एक साथ आती नहीं है कभी, पूरे साल भर 6 महीने तो कंटिन्यूस आती रहती है। लोग जनवरी में स्टॉक कर लेते हैं, फरवरी में स्टॉक कर लेते हैं। इस साल लोगों को मौका नहीं मिला, और बाजार नीचे होने की वजह से डिमांड बहुत शानदार रही, इसकी वजह से एक साथ तेजी आ गई। ये सुधीर जी, अब कॉटन की जो आवक है वो भी घटती जा रही है, और ऐसे में सीड की अवेलेबिलिटी कम होगी क्रशर्स के लिए कि वो कॉटन सीड का उत्पादन कर पाए।
तो आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में एक आमतौर पे धारणा होती है कि कॉटन सीड ऑयल केक की डिमांड घट जाती है। किस तरह आप देखते हैं कि कैसे बाजार मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है और कॉटन सीड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी क्योंकि कॉटन की आवक टूट रही है। नहीं, इस बार क्या है, लोगों ने महाराष्ट्र के लोग या चाहे फार्मर ने या तेलंगाना में फसल कम होने की वजह से जो फलदर आती है, करीब 20 लाख काट की अराइवल होती है फलदर की, जिसमें तेल 3-4 किलो रहता है, वो फलदर इस बार बहुत कम है। उसकी वजह से भी अवेलेबिलिटी कम है, और जो अब क्वालिटी हो गई, क्वालिटी में 3-4 किलो तेल कम हो गया। और जो स्टॉकिस्ट है, अब स्टॉकिस्ट को जब 3000 रुपए का भाव मिलने लगे तो वो अब निकालने के मूड में नहीं है, अराइवल बिल्कुल कम है, तो बाजार नेचुरली बहुत तेज हो जाएगा। पिछले अभी मैंने 2.5 महीने पहले एक व्यापार कम्युनिटी को स्टेटमेंट दिया था कि उस समय की इस साल कॉटन सीड 4,000 रुपए बिकेगा। उस समय सब लोगों ने हंसी उड़ाई थी। अब 3,000 रुपए तो अभी में हो गया 15 दिन में। तो नेचुरली उस चीज का असर है। 4,000-4,500 रुपए अपन आने वाले समय में इसको देख सकते हैं, क्योंकि नीचे भाव में डिमांड बहुत शानदार थी, लोगों को इनको समझ में नहीं आया इस साल कॉटन सीड। एक दूसरी बात यह है कि कॉटन सीड ऑयल केक जो आजकल ज्यादातर मोटी खली चलती है, मोटी खली की वैलिडिटी 2 महीने के अंदर ही रहती है। अगर 2 महीने से ज्यादा रख ली तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आज लोग खली स्टॉक नहीं करते। आजकल ये कॉटन सीड ऑयल केक का भी ऐसा रह गया कि रेडी टू ईट, मतलब आदमी ने रेडी प्रोडक्शन किया, 8-15 दिन में उसको खत्म कर दिया। इसलिए कॉटन सीड ऑयल केक का स्टॉक नहीं होता है। जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक होता है एनसीडीएक्स में होता है, और एनसीडीएक्स की खली अपने यहाँ ज्यादा चलती नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि इसके अंदर अच्छी खासी तेजी हो जाएगी। जो 2,000 रुपए की खली हो सकता है कि 3500-3600 रुपए अगर आने वाले मई, जून, जुलाई, अगस्त में अपन देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ एसोसिएशन के नंदुरबार से संजय अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, वो उनको स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। संजय जी, एक प्रश्न आपसे यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि अब रबी की फसलें आ रही है, गेहूं, चना, सरसों, कड़प सब उपलब्ध होगी, चना चूरी उपलब्ध होगी, गेहूं का भूसा उपलब्ध होगा, गेहूं का भारत में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने जा रहा है इस बार भी। तो क्या जब दूसरे कैटल फीड अगर सस्ते अवेलेबल होंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक के प्राइस किस तरह से उन पे असर देखने को मिल सकता है? इसमें जैसा देखो, मैं अभी एक निकाला है पूरा बाजार में भी क्या भाव चल रहा है रिटेल काउंटर पे। 1 मिनट। हाँ, अभी जैसे अभी जो मकई है 15 पीछे हुआ मक्का मिल रहा है 15-16 रुपए किलो। गेहूं का भूसा मिल रहा है 30 रुपए आज ही हो गई कॉटन केक खिलाने वाले के यूजर के घर में जाके जाए तो, और ब्रांडेड में जाए तो 35 रुपए। तो इसमें ऑलरेडी खपत बहुत कम हो जाएंगी मेरे हिसाब से। जी, तो प्राइस जो है वो कॉटन सीड ऑयल केक के नीचे आएंगे या क्या होगा? क्योंकि गर्मियों में डिमांड भी कम होती है, और जब चना चूरी, भूसा, गेहूं का ये सारी चीजें अवेलेबल होगी, मक्का का भी उसमें अवेलेबल होता है, क्योंकि बिहार में भी बहुत अच्छी फसल आ रही है इस बार। तो किस तरह से, क्या प्राइस आपको लगता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए? हाजिर के ट्रेडर को खरीद के रखे या अब वो बेचने की तैयारियां करे, अपनी शॉर्ट सेल करे, क्या करे? नहीं, मेरे ख्याल से यार रुको देखो और चलो वाली बात हो गई है। जैसे ये प्राइस में जो है घट के मिलने का कोई कारण नहीं है, बढ़ने का उसमें ग्राहकी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जैसे कोई आ गया लेवल तो दे दो, नहीं आए तो रुक जाओ वाली पॉलिसी ठीक रहेंगी मेरे हिसाब। सुधीर जी, आप क्या कहेंगे इसी बात पर कि रबी फसलों का बहुत सारा पशु आहार जो है उपलब्ध होगा पशुओं के लिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हाजिर के ट्रेडर को? एक्चुअल में ये जो दूसरे आइटम है, चाहे मक्का हो या चना चूरी है, ये जानवर के पेट भरने के काम तो आ सकते हैं, उनसे पेट भी भर जाता है। पर दूध देने के लिए, दूध के फैट के लिए अपने को कपासिया खली खिलाना बहुत जरूरी है। 1-1.5 किलो जब तक आप उसको पशु को खिलाओगे नहीं, तब तक उसको दूध नहीं देगा, ना दूध में फैट बैठेगा। इसलिए किसी भी कंडीशन में इसका, क्योंकि दूसरी बात है स्टॉक भी नहीं है किसानों के पास। इस बार किसानों ने सोचा और मध्य है कि इसके कारण स्टॉक भी नहीं है, इसलिए इसमें कहीं से कहीं तक कोई मध्य का कारण नहीं है। इसके अंदर बाजार धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और जहां तक मैंने आपको बताया एनसीडीएक्स खली चूंकि बहुत पतली पपड़ी की रहती है, 6% की खली तेल रहता है, वो हमारे एमपी में या नॉर्थ में कहीं चलन से बाहर हो गई। आजकल जो चलती है मोटी खली चलती है 9 से 10%, उसी से फैट बढ़ता है, उसी से दूध निकलता है, इसलिए इसका कोई भी असर नहीं होगा। 1 से 1.5 किलो खली हर पशु को खिलाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आजकल पशु भी 60-70 हजार 1 लाख रुपए का आता है, तो किसान उस चीज में समझौता कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता।
ये अब मैं प्रश्न पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन जी से पूछना चाहूँगा कि मनोज जी, हमने एक प्रोडक्शन और हाजिर बाजार की जो मूवमेंट है उसको देखा, रबी फसलों की बात हो रही है कि भाई उनका भी पशु आहार उपलब्ध होगा। आप सर शॉर्ट टर्म की अगर हम पहले बात कर लें, क्योंकि लोग तत्काल पैसा चाहते हैं हर चीज में, तो शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर हैं उन्हें कॉटन सीड ऑयल केक में किन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इस समय ट्रेड करने की रणनीति अपनानी चाहिए? बिल्कुल कमल जी, जैसा कि हम पहले प्रेजेंटेशन में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अजय जी ने भी काफी सारी चीजें बताई है डिमांड और कंजम्पशन को लेकर के। और जैसा कि सुधीर जी भी बता रहे थे कि जो डिमांड है वो चाहे जो दूसरे अल्टरनेट जो फीड है वो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जो खली है उसकी डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि जो दूध में फैट्स की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए आपको पशु को खली खिलाने की जरूरत महसूस होगी। तो डिमांड कहीं ना कहीं जो है यहाँ प्ले करेगी आने वाले समय में भी। और मेरा मानना है कि वर्तमान में जो एनसीडीएक्स का जो काउंटर है वो 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2350 के लेवल को यहाँ पे नजर में रखना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बार अगर कीमतें 2350 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे जो अगली तेजी रहेगी वो फिर लगभग 100 से 130 रुपए की रहेगी। मतलब 2480 के लेवल 2350 के बाद यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 2350 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए और लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। वहीं अगर निचले लेवल्स की बात करें तो मेरा मानना है कि 2270 और 2240 ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गए हैं। तो लोअर लेवल्स पर, इन लेवल्स पे फिर एक बार खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगर कोई चूक गया है गाड़ी में बैठने से और गिरावट आती है 2270 2240 के आसपास, तो वहां पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है उनको 2050 के जो स्टॉप लॉस है उसको ध्यान में रखना चाहिए जब तक 2050 के नीचे की ब्रेकआउट नहीं होगी। लॉन्ग टर्म पर सर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि ये हमारा एक शॉर्ट टर्म पे था। लेकिन इस बीच एक अहम प्रश्न है कि एनसीडीएक्स में 80,000 टन की डिपॉजिट हुई है केक, ये एक रिकॉर्ड है, और 1 लाख टन का लगभग डेली संभवतः कारोबार हो रहा है। तो सर जो डिपॉजिट हुई है डीमैट में, वो क्या संकेत देता बाजार के लिए कि उसका हम अगर कोई सारांश में निचोड़ निकालना चाहे, जो बहुत चीजों को नहीं समझते हैं डेटाज को, तो उसे क्या करना चाहिए कि इस डिपॉजिट को देखते हुए? क्लियरली मेरा मानना है कि जब जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं या आपका डिपॉजिट बढ़ता है तो वो ये क्लियर संकेत है कि आगे भी जो है रुझान जो है वो पॉजिटिव है। मतलब आप मार्केट में आपको लग रहा है कि माल की खपत नहीं हो पाएगी तो आप एक्सचेंज के माध्यम से उसमें ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी है और आगे डिमांड है, तो कहीं ना कहीं जो डेटा है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जब अगर यहाँ डिपॉजिट बढ़ती है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हैं, मतलब यहाँ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो वो जो मैनिपुलेशन की जो संभावनाएं हैं वो कम होगी और मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं कि जब आपका जो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं और आगे भी अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को डेप्थ देंगे और ये संकेत है कि आगे भी जो है यहाँ पे पॉजिटिव डिमांड के संकेत है आने वाले समय में। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना और डिपॉजिट का बढ़ना एक्सचेंज पे मार्केट के लिए ये सकारात्मक संकेत है। जी अजय केडिया जी, आपसे सवाल कि सर कॉटन सीड ऑयल केक जो है 1 साल की हाई पर चल रही है, और क्या होता है कि जब बाजार बहुत बढ़ चुका होता है, कुछ लोगों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वे सोचते रहते हैं कि हम पोजीशन ले या नहीं ले, और कई बार ऐसा होता है कि बाजार उस लेवल को भी पार कर जाता है, तब उन्हें अफसोस होता है कि काश मैं पोजीशन ले लेता। कुछ लोग जो बेचना चाहते हैं, बेच अपना कहते हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग पार्टली होती रहना चाहिए, पर कर नहीं पाते हैं, उन्हें भी अफसोस होता है अगर बाजार वहां से गिरता है। तो सर इस हाई पर शॉर्ट टर्म में एक ट्रेडर को क्या सूझबूझ भरा कदम उठाना चाहिए? सूझबूझ इसलिए कि वो नुकसान से बच सके या उसे कम से कम नुकसान हो, क्या लेवल वो अपनाए इस समय? धन्यवाद कमल जी। देखिए, अगर हम फैक्टर्स ऑलरेडी हमने फंडामेंटल के भी सुन चुके हैं और साथ में मनोज जी ने भी अपडेट दिए हैं। टाइमिंग मुझे लगता है, देखिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जिस ढंग से मैंने पहले भी बताया था चार्ट के ऊपर, ये काफी स्ट्रांग है। मेन सूझबूझ की अगर बात करें तो सबसे पहले वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगी। आगे हम देखेंगे पूरे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आप ओवर लीवरेज ना करें, क्योंकि ज्यादा करके हमने देखा है कि जो नुकसान उठाते हैं वो ओवर लीवरेजिंग की वजह से आते हैं। अगर आप फ्यूचर मार्केट पे करें, आप जितना
कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही ट्रेड कीजिए, प्रॉपर मार्जिन देखिए, काम कीजिए। तो अब आ जाते हैं हम टेक्निकल लेवल्स की। तो जैसे मनोज जी ने भी बताया कि 2300 2320 काफी इंपॉर्टेंट है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 2320 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, ना ही 2280 के नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है या एक ताकत बटोर रहा है अपर साइड का ब्रेकआउट करने के लिए। तो मुझे लगता है जब तक प्राइसेस 2180 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। 2320 से 2350 का इंपॉर्टेंट हर्डल है अपसाइड में, अगर ये तोड़ता है तो 2450 तक का इमीडिएट टारगेट देखने मिल जाएगा। बट साथ में आपको फिजिकल मार्केट भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे सुधीर जी ने बताया कैश क्रंचेस की वजह से हमने देखा है कि एक डर का माहौल मार्केट में बना हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे भाव बढ़ता है इमीडिएटली हम देखते हैं कि लिक्विडेशंस आ जाती है मार्केट में। बट इस बार का सिनेरियो डिफरेंट है। जैसे दूध में फैट बढ़ाने के लिए अब पैंडेमिक के बाद वैक्सीन जो रोल आउट हुए उसके बाद देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री से डिमांड अब इंप्रूव होना चालू हो चुका है, डेयरी इंडस्ट्री से डिमांड इंप्रूव हो रहा है, फार्मर्स के हाथ में भी पैसा आ रहा है। तो इन ऑल मुझे लगता है फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही सपोर्ट ही है। शॉर्ट टर्म में 2320 2340 का जो रेंज है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो 2450 तक का लेवल हम देख रहे हैं कि 15 मार्च से पहले पहले दिखा देगा। हनीश जी, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि कॉटन की जो आवक है वो तेजी से घट रही है, और हालांकि अभी भी हम यूएस कॉटन से हमारे प्राइस नीचे है, ऐसे में एक्सपोर्ट संभावनाएं जो है वो भारत के लिए उजली है। लगभग हम 60 लाख गांठ की कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा एक मोटे तौर पे इंडस्ट्री में अनुमान माना जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना और कैसा रह सकता है, और चाइना के साथ खासकर? हनीश जी, आप माइक प्लीज अपना ऑन कीजिए कि आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। सर, हनीश जी, हनीश जी, जी हेलो। हाँ सर, कहिए। हाँ, ओवरऑल अगर हम डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड्स की हम बात कर रहे हैं तो 6 लाख का टारगेट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम लग रहा है। चाइना का जहाँ तक अभी सिनेरियो है, काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और यूएस सैंक्शंस का जो फियर है तो उनके कारण से उनके मार्केट में भी काफ़ी लॉन्ग टर्म फियर्स घर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो लॉन्ग टर्म स्टॉकिंग्स पे जाना है। चाइना से हमारा डिमांड जो नॉर्मल था उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट मेजर जो पुल अप आएगा, देखो डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ज़्यादा डिमांड आने के चांसेस बन रहे हैं। कि जैसे लास्ट कंपेयर टू लास्ट 6 मंथ्स की हम पीरियड की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डेडलॉक स्टैंड पे आ गई थी, बंद होने के कगार पे थी ऑलमोस्ट, और वहां से पिकअप किया। तो बहुत जो पिकअप किया तो डिमांड का जो इम्प्रूवमेंट है बेसिकली 110 to 150% तक का इंक्रीज देखा है। शार्प इंक्रीज की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके कंज्यूम होते चले जाएंगे, और जो ओवरऑल सिनेरियो है पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रहेगी। जहां तक एक्सपोर्ट डिमांड की हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस है और जो मार्केट में जो बात चल रही है, 6 to 8 मिलियन बेल्स के आसपास का एक्सपोर्ट डिमांड होने के चांसेस बनते हैं, जो कि मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव बन के आ सकता है। तो सपोर्ट मिलेगा मार्केट से, आपको डोमेस्टिक डिमांड से भी मिलेगा और एक्सपोर्ट डिमांड से भी मिलेगा। तो डिमांड्स की कहीं भी कमी नहीं है। और जहाँ तक सप्लाई, जो हमें पहले भी हम बता चुके हैं कि लगभग 34 से 35 मिलियन बेल्स के आसपास का रहेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो काफी अच्छा है। डिमांड पॉजिटिव होने की वजह से जो अपसाइड पुल प्राइसेस की बनी है वो सेंटिमेंट्स बने हुए रहेंगे। तो आगे का सेंटिमेंट्स मेरे हिसाब से थोड़ा बुलिश बना रहेगा, और डिमांड में चूंकि पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली ये अपसाइड की ओर ही चलेंगे मार्केट। जी, अगर हम देखें तो भारत में जो कॉटन कंजम्पशन है वो इस साल करीबन 53 लाख 53 लाख टन रहने की संभावना है, जो लास्ट ईयर करीबन 44 लाख टन थी। तो और कॉटन यार्न इंडस्ट्री को बड़े अच्छे ऑर्डर मिले। कॉटन यार्न जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, और इंडस्ट्री को बहुत सहारा मिला, डूबती हुई इंडस्ट्री को। आप किस तरह देखते हैं कि सर की कॉटन यार्न इंडस्ट्री किस तरह प्रोग्रेस करेगी आने वाले समय में? देखो, ओवरऑल अगर हम फाइबर्स की हम बात करते हैं, जो बेसिकली क्लोथ फाइबर्स की हम बात करते हैं, 6 मेजर फाइबर्स हैं बेसिकली अपना जो कॉटन है, प्लस वो 5 और 6 है जो पॉलीएस्टर के जो compete करते हुए दिखाई देते हैं। तो कॉटन का जो ओवरऑल मार्केट है वो ऑलमोस्ट 33% ऑफ द एंटायर फाइबर मार्केट है।
तो वहां पे चूंकि सप्लाई और डिमांड्स बढ़ते चले जाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी मार्केट में बनी रहेगी। कॉटन का डिमांड काफी अच्छा निकल के आने वाला है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ 150% तक का एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिख रहा है मार्केट में, तो वो पॉजिटिविटी बनी रहेगी मार्केट में। और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट्स में जो सप्लाई जो स्लोली कर रही है वो पूरा बना रहेगा मार्केट में। जी अब मेरा प्रश्न है अरुण यादव जी से, जो एनसीडीएक्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अरुण जी, कॉटन के जो भी प्रोडक्ट है, कि खासकर हम कॉटन की बात करें, कपास की या कॉटन सीड ऑयल केक की, उसमें एक हेजर को किस तरह से एक्सचेंज पर फैसिलिटी मिलती है कि वो आने वाले कोई भी जोखिम है उनके सामने हेजिंग कर सके? कमल जी धन्यवाद। तो क्योंकि एक्सचेंज की अगर हम बात करें कमल जी एनसीडीएक्स की, तो एनसीडीएक्स इंडिया का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज है। और आज की तारीख में हमारे पास कॉटन कॉम्प्लेक्स में दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो काफ़ी अच्छी तरीके से लिक्विड है। एक तो कपास है और दूसरा कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास खली है। और अगर हम दोनों की ही बात करें तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया है, ये वैल्यू चेन जो है कॉटन की, उसमें लगभग पूरी वैल्यू चेन को कवर कर देते हैं। तो पहले मैं कपास खली से बात करना चाहूँगा। तो जैसे अभी मैंने काफ़ी लोगों के व्यू सुने और सब लोगों ने, चाहे अजय जी हो, चाहे मनोज जी हो, हनीश जी हो, संजय जी हो, सुधीर जी हो, सबने अपने व्यूज कॉटन सीड ऑयल के विषय में बताए। और उससे एक बात जो समझ में आई वो ये है कि शायद जो एक तरफ लोगों को तेजी भी लग रही है, बट हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये संदेह भी हो कि ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। और इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर हमारे पास फिजिकल है, अगर मेरे पास फिजिकल माल रखा हुआ है, तो मुझे अगर बाजार बढ़ता हुआ है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अगर मुझे उम्मीद भी है आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे मन में कोई शंका है, तो धीरे धीरे मैं उसका कुछ पार्ट हेज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर अगर मैं 1000 टन कपास खल मेरे पास है या मैं लेके चल रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लेवल तय कर सकता हूँ कि इस लेवल पे आएगी तो मैं उसमें से मान लीजिए 100 टन या 150 टन में एनसीडीएक्स पे बेच के हेज कर लूंगा। तो उससे एक जो अच्छी चीज होती है वो ये है कि अगर बाजार मेरे अपोजिट जाते हैं तो कम से कम उतना माल मेरा जो है वो हेज है, उस माल में मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे उल्टा उसमें फायदा होना शुरू होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूंगा वो आई थिंक अजय जी भी कहीं ना कहीं कवर करेंगे, वो ये है कि एक तो हो गया बाजार के भाव की ट्रेडिंग या भाव में जो हम तेजी मंदी कर रहे हैं। दूसरा है स्प्रेड, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि जब हमें भाव के विषय में अगर हम थोड़े से अनिश्चित हैं या हमें जानकारी थोड़ी सी कम लग रही है, तो स्प्रेड एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा आप देखोगे पैटर्न में चलती है। पैटर्न में चलती है मतलब कि आप अगर पुराने हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर साल लगभग स्प्रेड में एक पैटर्न चलता है कि वो एक रेंज में चल रहा है और एक समय के बाद वो एक रेंज से बढ़ जाता है, जिसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो हम अपना कुछ जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो नेकेड ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं या डायरेक्शनल ट्रेडिंग जो कहते हैं, जो तेजी मंदी की ट्रेडिंग है, उससे मूव करके हम स्प्रेड की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये हुई दूसरी धारणा जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर उन लोगों के लिए जो जो केवल हाजिर रख के हेज करने की सोच रहे हैं, वो है जिसे हम बेसिस ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिस ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि अगर मेरे पास हाजिर रखा हुआ है तो मैं ये देख सकता हूं, और काफी लोगों ने कहा कि 80,000 टन आज एक्सचेंज के गोडाउन में रखा है, और अगर आप देखेंगे उसमें से काफी सारा माल जो है, जो मेजोरिटी माल जो है वो कड़ी में रखा हुआ है। अब उसमें ऐसा क्यों है, तो वो मैंने एक ग्राफ में दिखाने का प्रयास किया था कि अगर आप पिछले 4 सालों में देखें तो हमेशा ऐसा हुआ है कि कड़ी का जो माल है वो आपको सीजन में एनसीडीएक्स से नीचा मिल जाता है या एनसीडीएक्स के भाव मिल जाता है, और 4 महीने बाद या 5 महीने बाद वही भाव हाजिर के अंदर एनसीडीएक्स से 50-100 रुपए ऊपर बिकता है। तो जिसने हाजिर लेके एक्सचेंज बेचा हुआ है वो 3 महीने 4 महीने के बाद में उसी माल को जब हाजिर में बेचता है तो 50-100 रुपए उसको ज्यादा मिल जाते हैं और उसका फ्यूचर जो है या वायदा है वो नीचे कट जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम हेज कर सकते हैं, जिसको हम बेसिस ट्रेडिंग कह सकते हैं। ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये 3 या 4 तरीके हैं जिससे हम ट्रेडिंग में और हेजिंग दोनों को एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो जितनी भी एमएनसीज काम करती हैं या जितनी भी मल्टीनेशनल काम करती हैं, उनमें ट्रेडिंग और हेजिंग के अकाउंट अलग अलग होते हैं। तो एक अकाउंट है ट्रेडिंग का, यानी उसमें वो ट्रेड करेंगे अपना, चाहे तेजी मंदी का सौदा है उसमें ट्रेड करेंगे, और एक अकाउंट होगा हेजिंग का, जो वो कहेंगे कि भाई मेरा काम अगर कॉटन के अंदर है तो मुझे इतना माल हेज करके चलना है, और एज अ पॉलिसी वो हेज करके चलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ की तेजी है या मंदी है, एक सर्टेन परसेंटेज अपने कंजम्पशन का वो हमेशा हेज रखेंगे। तो मुझे लगता है ये दो चीजों के बीच में हमेशा एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है कि कितना मुझे हेज करना है और कितना मुझे ट्रेड करना है, और मुझे दोनों चीजें करनी है।
अगर मैं व्यापार में हूं तो मुझे ट्रेडिंग भी करनी है तो मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, बट एक परसेंटेज में रख लूं कि ये इतना परसेंटेज मेरे एक्सपोजर का मुझे हमेशा हेज करके चलना है। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से। देखिए कि अभी भारत सरकार ने अपने बजट में 1000 एफपीओ बनाने की बात कही है और करीबन 700 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। और हमने देखा कि एनसीडीएक्स चना सरसों में उन्होंने एफपीओ को भी फैसिलिटी दी है और वे उसमें काफी अच्छी गेन कर रहे हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। तो जो कॉटन सीड ऑयल केक है या हम कपास की बात करें सीधे, जो कपास तो सीधा ही बिल्कुल किसानों से जुड़ा हुआ है, तो क्या एनसीडीएक्स इन प्रोडक्ट में काम करने वाले एफपीओ को भी अपने मंच पर जगह देगा, या एफपीओ के जरिए कोई जुड़ना चाहे किस तरह से इस पूरे पर वो एनसीडीएक्स का लाभ ले सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है कमल जी ये, क्योंकि एक एफपीओ एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ भारत सरकार का भी रुझान है। 10,000 एफपीओ उन्होंने नए बनाने की घोषणा भी की है बजट के अंदर, और इस चीज के ऊपर हम भी पिछले 4-5 सालों में काफी गहनता से, केवल एनसीडीएक्स ही नहीं, सेबी के साथ मिलकर हम काफी गहनता से नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि फार्मर जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज पे पार्टिसिपेट कर सके। और इस मंच पे मुझे ये बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 4 सालों में लगभग 300 एफपीओ ने हमारे साथ में जुड़ के अपने अकाउंट खोले हैं डिफरेंट ब्रोकर्स के थ्रू, और उसमें से लगभग 130 एफपीओ ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं, यानी उन्होंने किसी ना किसी कमोडिटी में काम किया है। और कुल जो ट्रेड क्वांटिटी है वो लगभग 50,000 टन के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि छोटा अमाउंट ट्रेड किया, लगभग 50,000 टन उन्होंने एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किया है। और इसके अलावा अगर जो 2 कमोडिटी जो अभी हमारे विषय में आपने मुझसे पूछी, तो उसमें लगभग 3,500 टन का ट्रेड कॉटन सीड ऑयल केक में किसानों ने किया है, और कपास के अंदर भी लगभग 50 टन का ट्रेड किसानों ने डायरेक्टली किया है, एफपीओ ने डायरेक्टली किया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कपास खल जो है वो ऐसी चीज नहीं है जो किसान अपने खेत में उगाता है, वो चीज है जो वो अपने जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक समय ऐसा आया कि किसानों ने कपास खल की डिलीवरी एक्सचेंज से उठाई। उन्हें ये लग रहा था एफपीओ को कि अगर मैं ये एक्सचेंज के उन्होंने भाव देखे कि ये लगभग 2-1.5 साल पुरानी बात है कि 2,200 के भाव यहाँ है, जबकि मैं रिटेल में खरीद रहा हूँ तो मुझे 3,500 रुपए का पड़ रहा है। तो एफपीओ ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस चीज को खुद यहाँ से लेके जाऊं और अपने किसानों के बीच एक मे बी एक डिस्काउंट पे, जो रिटेल भाव है उससे कुछ डिस्काउंट पे बेचूं। और उन्होंने ये किया और उन्हें सफलता मिली। तो कपास खली मुझे गर्व है कहते हुए कि एक ऐसी कमोडिटी है जो ऐसा नहीं है कि किसानों ने यहाँ पे लगाई, यहाँ से उठा के ले गया और वो काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा, और उसके बाद वो दोबारा आए और उन्होंने दोबारा वो डिलीवरी ली। तो इसी वजह से 3,500 टन के आसपास कपास खली में भी एफपीओ का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज कमल जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि एफपीओ को सहयोग देने के लिए सेबी की तरफ से और एक्सचेंज की तरफ से काफी नई चीजें लाई जा रही है। जैसे जिस भी कमोडिटी में अगर एफपीओ डिपॉजिट करना चाह रहा है, अगर किसी कमोडिटी को डिपॉजिट करना चाह रहा है, तो उसको डिपॉजिट करने के लिए उसको वेयरहाउस में छूट दी जाती है, उसको भाड़े में छूट दी जाती है, अगर वो वेयरहाउस तक माल लेके आएगा उसका जो भाड़ा है उसमें छूट दी जाती है, टेस्टिंग चार्जेस की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर वो कोई ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहा है उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं। तो एक बड़ा सब्सिडी जो है वो एफपीओ के माध्यम से किसानों को एनसीडीएक्स और सेबी के द्वारा दी जाती है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ बैठे सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि जब भी आप वायदे में काम करते हैं तो आपको M2M होता है, मार्क टू मार्केट होता है। यहाँ तक की छूट है कि अगर कोई किसान एनसीडीएक्स में माल डिपॉजिट करता है एफपीओ के थ्रू, तो उसको मार्क टू मार्केट की भी छूट दी जाती है, यानी कि मार्क टू मार्केट भी उसका नहीं होगा, वो एनसीडीएक्स अपनी तरफ से पैसा देगा। तो इस प्रकार की सुविधा भी एक्सचेंज की तरफ से और सेबी की तरफ से किसानों को दी गई है। और एक नई चीज जो हमने अभी शुरू की, हमने एक ऑप्शंस करके नए सौदे चालू किए हैं जो 7 कमोडिटी में अभी हमारे यहाँ पे, उनमें से 3 कमोडिटी में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट अभी शुरू किया था, जहां आपको पता है कि ऑप्शंस के अंदर अगर कोई खरीद लेता है तो खरीदने वालों को ये अधिकार है कि वो चाहे तो उस सौदे को निभाए या तो ना निभाए, एक इंश्योरेंस की तरह। तो हमने चने और सरसों में ये सौदा शुरू किया था, और वहां पे हमने देखा कि किसानों के लिए एक बड़ी समस्या जो आती है काम करने में वायदे में, वो ये है कि अगर भाव नीचे चले गए तो वो ठीक है कि भाई भाव गिर गए, मैंने वायदे को इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन अगर भाव बढ़ गए तो हमेशा उनका एक सवाल रहता है कि अब मैं क्या करूं, बाजार बढ़ गया लेकिन मुझे तो आपको कम भाव पे ही माल देना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन पुट ऑप्शन है, यानी कि आप उस ऑप्शन में को खरीद सकते हैं, और फिर अगर भाव बढ़ जाता है तो आप बड़े बाजार में बड़े भाव पे बाहर माल बेच सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रीमियम लगता है
वो प्रीमियम भी एनसीडीएक्स ने अपने पैसों से फार्मर को सब्सिडाइज किया, और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि लगभग 3,000 टन का सौदा सरसों और चने के अंदर किसानों ने इस साल किया। इसके जब सोइंग का टाइम था, नवंबर दिसंबर में ये सौदे हुए, जिनकी वैधता जो है वो एक्सपायरी, यानी कि जब अराइवल का टाइम है अप्रैल मई जून, उस समय तक है। यानी उस समय तक किसान ये देख सकता है कि भाव अगर नीचे रहते हैं तो मैं एनसीडीएक्स पे डिलीवरी छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने भाव तय कर लिए, और अगर भाव बढ़ते हैं तो मैं बढ़े हुए भाव पे एक्सचेंज में बाहर जाके अपना माल बेच दूंगा, क्योंकि मुझे केवल इस बात की बाध्यता नहीं है कि मुझे अपना माल यहाँ डिलीवर करना है। तो ये कुछ कदम है जो पिछले 4 सालों में हमने उठाए हैं, और आई थिंक उसका इस्तेमाल फार्मर और एफपीओ कर रहे हैं, और ये पार्टिसिपेशन आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का भी उस पर काफी बड़ा फोकस है। जी धन्यवाद अरुण जी। अभी मैं वापस अजय केडिया जी और मनोज कुमार जैन जी से हम प्राइस आउटलुक की बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि सुधीर जी उसका जवाब दें कि जो कॉटन सीड ऑयल की बात करें कि पाम ऑयल महंगा है, सोया ऑयल की कॉस्ट भारत में काफी ऊंची आ रही है, मस्टर्ड ऑयल इस समय बहुत महंगा बिक रहा है, शायद कोरोना में उसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो सर ऐसे में मूंगफली तेल की भी हम बात करें वो भी बहुत महंगा है, तो कॉटन ऑयल जो है उसका भविष्य आप क्या देखते हैं कि किस तरह से प्राइस रहेंगे और डिमांड किस तरह रहेगी? एक संक्षेप में आपका आंसर लूंगा मैं। कॉटन ऑयल का जहाँ तक सवाल है, कॉटन ऑयल क्या है कि इस साल जो फसल है कॉटन सीड में उसमें पहले से ही 2-3% कम है, और अभी जो क्रॉप और ऑफ सीजन होते होते और भी कम हो गया तेल। तो इस साल चूंकि कॉटन सीड में करीब 3 से 4% तेल कम है, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन कम रहेगा, इस वजह से इसके भाव काफी ऊंचे जा सकते हैं, और मई जून में तो हो सकता है कि इसके भाव सोया ऑयल से भी ऊपर चले जाए, क्योंकि इसकी डिमांड जो है गुजरात में बहुत रहती है। गुजरात में डिमांड होने की वजह से गुजरात के आदमी कॉटन ऑयल ही खाएंगे, इसकी वजह से इसमें भाव हो सकता है सोया रिफाइंड से भी ऊपर हो जाए। जी धन्यवाद अजय जी। अगला सवाल आपसे कि कपास वायदा एनसीडीएक्स की हम बात करें तो कपास वायदा के मूवमेंट चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या थोड़ी लॉन्ग टर्म है, वो आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल कमल जी। देखिए कपास की अगर हम बात करें तो काफी स्टेगनेंसी है एज कम्पेयर टू जो वॉलिटिलिटी हम कॉटन में देख रहे हैं या कॉटन सीड ऑयल केक में देख रहे हैं। बट सबसे अच्छी चीज है प्राइसेस ने कंसिस्टेंटली 1200 के ऊपर सस्टेन कर रही है। तो आई थिंक अभी जिस ढंग से पिछले हफ्ते में हमने 1220 का लेवल रिगेन करते हुए दिखा है, चार्टिकली ये काफी हर्डल पॉइंट था। हमने जैसे चार्ट पे देखा था कि 1220 के ऊपर जिस ढंग से ब्रेकआउट आया, आई थिंक 1280 1300 का एक इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है। इसके बियॉन्ड के लिए हमें आगे का ओवरव्यू कैसा रहेगा वो रिव्यू करना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जब तक प्राइजेस 1165 1170 के ऊपर होल्ड है, अपसाइड में हमें लगता है कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो 1280 से 1300 तक का लेवल हमें कपास एनसीडीएक्स में देखने मिल जाएगा। और सर अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में जो काम करना चाहते हैं या जो कहते हैं कि सीधे पोजिशनल कॉल पर बात करना चाहते हैं कि हम एक पोजीशन लेके करना चाहते हैं, मुझे डे टू डे टेंशन नहीं चाहिए, उन लोगों को क्या लेवल ध्यान में रखनी चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक के लिए? देखिए कमल जी, जैसे हम अकोशा के साथ ये सेशन पिछले 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमने अगस्त सितंबर में जो गिरावट आई थी वहां पे भी हमने रखा था कि 1700-1800 का काफी अच्छा बेस बन जाएगा। वही व्यू मैं अभी तक कैरी करके चल रहा हूँ, जो ऊपर में हम 2350 और 2350-2400 का जो रेंज है ये तोड़ता है, तो मुझे लगता है 2800 जो हमने अभी रिसेंटली चार्ट पे देखा था, तो 2800 तक का लेवल मुझे लगता है कि हम नए सीजन से पहले सोइंग क्या होनी है, आगे का बारिश कैसी रहेगी, इससे पहले पहले मुझे लगता है क्योंकि वॉलिटिलिटी खास करके चार्ट्स पे अगर हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक में जिस ढंग से हमने वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए देखी है पिछले 2 महीने के अंदर, सिमिलर काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। जो मैक्सिमम मुझे लगता है कि कंजर्वेटिवली अगर हम लेके चले तो 2780 से 2800 का जो बैंड है इसको छू सकता है। वहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए तो हमने पहले भी कहा था कि 2180 या अगर हम और थोड़ा सा सेफ साइड जाए तो 2150 का लेवल जब तक क्लोजिंग बेस पे होल्ड कर रखा है, मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर हम 2780 से 2800 तक का लेवल देख पाएंगे। उस बिटवीन में अगर हम बात करें तो 2450 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख सकते हैं। मनोज जी आप क्या कहेंगे कि कॉटन सीड ऑयल केक में जिन लोगों को पोजिशनल कॉल रखना है या जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा इसमें लंबे समय तक मुनाफा कमा पाऊं, उन्हें क्या लेवल मेंटेन करके रखने चाहिए और किस तरह का स्टॉप लॉस उन्हें बनाए रखना चाहिए?
अजय जी से काफी हद तक सहमत हूं और मेरा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कीमतें अगर 2350 के लेवल्स के अगर ऊपर निकल जाती है तो यहाँ 2450 2540 ये शॉर्ट टर्म में जो है लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी लंबी अवधि की बात करें तो मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने में यहाँ 2680 तक के लेवल्स जो है मेरा मानना है कि एक बार देखने को मिलेंगे। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे 2200 के आसपास के स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है जिनको थोड़ी लंबी अवधि के लिए लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना है तो फिर जो स्टॉप लॉस है वो 2140 के आसपास के रखना चाहिए। तो इन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें और 2350 के ब्रेकआउट का वेट करें। अगर वो देखने को मिला तो फिर यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी मजबूती जो है इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। कपास वायदा में क्या करना चाहिए मनोज जी, जो एनसीडीएक्स कपास वायदा में ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए? कपास वायदा में भी हमने देखा है कि 1180 1188 के आसपास यहाँ काफी जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था और कीमतें उसके ऊपर निकली और अभी 1200 के ऊपर कीमतें सस्टेन हो रही है। तो मेरा मानना है कि 1180 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के यहाँ पे भी जो है बने रह सकते हैं। मेरा मानना है 1280 1300 यहाँ पे एक जो लक्ष्य है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी मजबूती आने वाले समय में बनी रह सकती है और 1180 के लेवल्स अगर ब्रेक हो तो फिर लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। हमारा जो है अब सवाल जवाब का सेशन शुरू हो उसके पहले एक लास्ट प्रश्न अजय जी से है और उसी पर मैं प्रश्न मनोज जी से भी करूंगा। अजय जी, लोगों की धड़कनें बहुत तेज रहती है कि जो ही 9 बजे एक्सचेंज खुलेगा कॉटन सीड ऑयल केक में क्या होगा, ऊपर का सर्किट लगेगा नीचे का आएगा। कई लोग कहते हैं नहीं कल तो मतलब वो शुक्रवार को ही अनुमान लगा देते हैं कि सोमवार को तो अपर सर्किट है या सोमवार को लोअर सर्किट है। 2 दिन बेचैन रहते हैं कि क्या होगा, फोन करना ये करना। सर, जो इसमें ट्रेड करना चाहता है, जो ट्रेड कर रहा है, उसे किस लेवल को पूरा ध्यान रखना है कि ये इसका निकटतम सपोर्ट लेवल होगा जहां से टूटा तो सीधा बाजार नीचे की ओर, और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वो मतलब बल्ले बल्ले वाली स्थिति में आ जाए कि यानी पैसा ही पैसा है आज तो मेरे लिए। क्या लेवल होंगे, बस ये एक नटशेल में आपका व्यू। देखिए, कमल जी जाने जाते हैं नस पकड़ने के लिए, तो कमल जी को पता है कि किसकी कहाँ पे नस है, उसको पकड़ो तो अच्छा रिजल्ट दिखे। देखिए, पिछले 2 मंडे की अगर बात करें तो डेफिनेटली हम लोग गैप अप ओपनिंग देखते हैं और एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो आई थिंक एक सेंटिमेंट मार्केट में बन चुका है कि सोमवार का दिन हमेशा पॉजिटिव में रहता है, बट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 2320 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 2320 के ऊपर अगर मंडे मार्केट ओपन अप होकर होल्ड कर जाता है तो आई थिंक 2360 से 2370 तक का लेवल सोमवार को ही हम देख पाएंगे। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो 2270 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये तोड़ता है तो इमीडिएटली हम बड़ी मंदी नहीं, बट ये देखिए जो रेंज में बता रहा हूँ उसी रेंज में प्ले है। जो 2220 तक का लेवल दिखा दे वो भी एक अट्रैक्टिव लेवल बन जाएगा बाइंग के लिए। बट वॉलेटिलिटी, प्लीज बिलीव मी, अगले 10 दिन 12 दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अपनी ट्रेड संभल के ट्रेड कीजिए। मनोज जी, आपसे भी यही प्रश्न है कि लोगों की धड़कनें तेज रहती है और कई बार हमने देखा कि जब बाजार पॉजिटिव बंद होता है जिस दिन, तो लोग सोचते हैं कि आज यार बाजार 5 बजे बंद क्यों हो गया, थोड़ा चलता रहता। तो किस तरह से मतलब आप मानते हैं कि एक सपोर्ट लेवल निकटतम, और अगर ब्रेकआउट होता तो उस लेवल के ऊपर वो अपनी पोजीशन बनाए रखे, बिल्कुल मतलब एकदम यानी धार तलवार की धार वाले वो लेवल आप बताइए कि यहाँ से गिरे तो बुरा होगा और यहाँ से ऊपर गए तो आपको फायदा ही फायदा है। बिल्कुल कमल जी, ये जो मार्केट है ये बिल्कुल महाभारत के युद्ध के जैसा है कि जब अगर चीजें अपने फेवर में हो तो कोई नहीं चाहता है कि सूर्यास्त हो, और जब चीजें फेवर में नहीं हो तो हमेशा ये चाहते हैं कि सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है। तो वही वाली बात है, जब चीजें फेवर में होती है तो हम चाहते हैं कि 5 बजे के आगे भी मार्केट चले, और जब अनफेवर होती है तो अपन चाहते हैं कि जल्दी बंद हो जावे। लेकिन ये वॉलेटिलिटी जो है मार्केट का पार्ट है और ये बनी रहेगी। जहां तक मंडे का सवाल है, मेरा मानना है कि कल भी यूएस मार्केट जो है पॉजिटिव बंद हुए थे और डॉलर इंडेक्स में भी ऊपरी लेवल से फिर एक बार जो है तेज गिरावट देखने को मिली है।
तो एक पॉजिटिव ओपनिंग मंडे के मार्केट में देखने को मिल सकती है। जहां तक लेवल का सवाल है, अजय जी जो बता रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ। 2320 के ऊपर अगर एक बार ओपनिंग होती है और मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट होते हैं तो 2370 2400 तक के लेवल्स जो है यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे में 2270 पे नजर रखें इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। 2270 अगर ब्रेक होगा तो फिर एक बार 2220 2200 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मंडे को 2320 के ऊपर नजर रखें, वहां सस्टेन होते हैं मार्केट तो फिर एक बार 50 से 60 रुपए की तेजी जो है देखने को मिलेगी। जी, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुधीर अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का मॉडरेटर की जिम्मेदारी दी। और अजय केडिया जी, मनोज कुमार जैन जी, डॉक्टर हनीश कुमार जी और अरुण यादव जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं जो सवाल जवाब वाले जो सेशन है उसमें मैं ग्रुप मॉडरेटर को कहता हूं कि वो अपना इस पर प्रश्न और आंसर जो है लोगों से पूछ सकते हैं जिनके अपने प्रश्न हो। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। मैं चाहूंगा कि Q&A जिस ढंग से आपने अच्छी नर्व पकड़ रखी, अच्छा पैनल डिस्कशन हुआ, हर मुद्दे पे हमने, चाहे स्पॉट हो, चाहे फ्यूचर मार्केट हो, चाहे हेजिंग हो, सब पे आपने लिया है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ही Q&A को अगर अच्छे से आगे प्रोसीड करेंगे तो और अच्छा एक सेशन कर पाएंगे। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ अवर Q&A। 10 मिनट है हमारे पास। अगर किसी के पास भी कोई भी क्वेरी है तो चैट विंडोज भी अवेलेबल है और साथ में आप अपने आप को अनम्यूट करके 1 बाय 1 सवाल पूछ सकते हैं। मैंने सभी को ऑन कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। बाकी सब अपने माइक को प्लीज म्यूट रखिए सो दैट ये सेशन हम और अच्छे से कवर अप कर सके। किसी को भी टेक्निकल प्रश्न पूछना है कि NCDX से जुड़ा हुआ हेजिंग या FPO से हम कैसे जुड़ें, किस तरह से कारोबार करें, या डॉक्टर हनीश कुमार जी के साथ कि फसलों के उत्पादन, मील कंजम्पशन या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी बात हो तो वो अपने प्रश्न पूछ सकता है। संजय अग्रवाल जी भी साथ में है, सुधीर जी भी हैं, ऑयल पर भी प्रश्न हो सकता है या सीड के प्राइस पे हो सकता है। जिनका भी प्रश्न हो वे अपने एक एक प्रश्न पूछे। हेलो विनय जी पूछिए। हाँ मेरा सवाल है सर, मेरे पास मूंग रखा है 10 टन, तो मेरे को बेचना है तो कैसे बेच सकता हूँ एनसीडी? जी रिपीट करेंगे? हाँ हाजिर में मूंग रखा है 10 टन। कोकुड़? मूंग मूंग, अच्छा ठीक है। तो मेरे को वो बेचना है तो मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ एनसीडी? किस जगह पे हैं सर आप, कौन सी लोकेशन? अभी मैं अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र में? हाँ, और मेरा मूंग जो है वो हाजिर में स्टॉक करके रखा है। अच्छा, तो NCDX का कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक काम कर दीजिए, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, मैं आपको कॉल कर लूंगा तो उसमें मैं आपको अलग से समझा दूंगा डिटेल में। हाँ मैंने नंबर में ड्रॉप कर दे दो मेरे को आप। हाँ मैं ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ विनय जी, मैं आपको कॉल करके अलग से बता दूंगा। ठीक है धन्यवाद। ये कॉटन सीड, कॉटन ऑयल और इन पे जो भी आप प्रश्न है सभी अपना प्रश्न एक एक करके पूछें ताकि हम इस जी हेलो, मेरा क्वेश्चन यादव जी से है। हेलो यादव जी, हेलो सर बताइए। हमारा क्या है, MP 20 से 22 लाख गांठ कपास की फसल होती है और ज्यादातर एक्चुअल में क्या है कि आपके कड़ी में सेंटर है और अकोला में सेंटर है। हम चाहते हैं कि MP में भी आप ऐसा सेंटर बनाएं, जिससे कि इस साल क्या हुआ कि कपासिया खली तेल काफी महंगा होने से अब सब लोगों का इंटरेस्ट 6 से 7% खली में बनने लगा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे MP में भी एक वेयर हाउसिंग का सिस्टम चालू किया जाए, जिससे कि हम लोग भी आपका डिपॉजिट खली कर सके। सर आपका सजेशन बिल्कुल मैं ले लेता हूँ। इसमें मैं दो चीजें थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी एक कॉमन डिमांड रहती है अक्रॉस द कमोडिटी के सेंटर हम लोग जितना ज्यादा बना सके। इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि देखिए डिलीवरी सेंटर का जो पर्पस होता है ये यहीं पे नहीं, हर जगह पे कहीं पे भी वो ये होता है कि देखिए फ्यूचर जो वायदा कारोबार होता है उसमें कुछ अगर गड़बड़ हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए डिलीवरी जरूरी है।
जबकि डिलीवरी जो है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेस है कि जहां जहां कुछ गड़बड़ हो वहां पे कोई डिलीवरी लगा के उसको गड़बड़ को या जबरदस्ती की तेजी मंदी को रोक सके, वो उसका एक तरीका होता है, इसलिए डिलीवरी सेंटर होते हैं। अब डिलीवरी सेंटर में ये देखना पड़ता है कि ना तो वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो बायर होगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और वो क्या करेगा, वो जो सबसे चीपेस्ट सेंटर होगा, सबसे सस्ता सेंटर होगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग करेगा और बाकी लोगों की पैरिटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो बायर का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम कोशिश करते हैं डिलीवरी सेंटर थोड़े कम रखें या थोड़े से ऐसे रखें कि ना तो इतने कम हो कि डिलीवरी ना लग पाए, ना इतने ज्यादा हो कि बायर को ट्रबल आए। तो ये एक तो ये सबसे बड़ा कारण हो गया। बट फिर भी क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, आपने पत्र भी लिखा था, हमें पत्र आया था आपका, तो एक बार मुझे ये लगेगा कि अगर आप मुझे मतलब थोड़ा डिटेल चाहिए होगा, जैसे आपके पिछले कुछ सालों के भाव कैसे रहे हैं इन सब चीजों की, तो मैं वो आपसे एक बार व्यक्तिगत रूप में दोबारा बात करके हम लोग उसको ले लेंगे कि क्या चीजें, क्योंकि अभी अगर आप एमपी देखें तो लगभग 5% प्रोडक्शन है पूरे एमपी में, जबकि अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाएं तो लगभग 50% प्रोडक्शन है, 25-25 के आसपास दोनों का लगभग। तो काफी बड़े सेंटर है वो कंपेरेटिवली। और उसके बाद फिर तेलंगाना और एपी आता है जो अगेन 15% के आसपास प्रोडक्शन है। तो इसीलिए एमपी उस लिहाज से उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हमें लगेगा, आप एक बार मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, अगर लगेगा उसके बाद की जरूरत है और अगर बायर को भी कंफर्ट है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि दोनों को कंफर्ट होना चाहिए, दोनों के लिए आसानी होनी चाहिए, तो फिर हम उसके विषय में सोच सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा कांटेक्ट करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में क्या है, जो कॉटन सीड का व्यापार होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और जो भी खली चाहे आप महाराष्ट्र की ले लो, अगर नॉर्थ की जाना है तो इंदौर होते हुए जाता है। तो एमपी एक बहुत सुटेबल सेंटर हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, हम व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपसे इस पे विषय में बात करूंगा। बस बात यही है कि जैसा मैंने आपको रीजनिंग मैंने आपको बता दी है, बट अगर उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जरूरत है तो हम जरूर, हमें भी व्यापार बढ़ाना ही है तो उसमें तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन कॉटन सीड ऑयल के रिलेटेड है रिगार्डिंग एनसीडीएक्स। सर, जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि जो एनसीडीएक्स क्वालिटी है वो पतला माल है जो इजीली हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो अगर 8,000 गाड़ी अगर एनसीडीएक्स में है और वो जिसको बेचने में तकलीफ जा सकती है, तो क्या वो आगे पीछे हमें मंदी की तरफ दौड़ने, हमें बाजार में भाव काट के नहीं बेचना पड़ेगा सर उसे? तो मैं थोड़ा वो डाउटफुल हूं कि जो हिसाब से तेजी का मानक हम बता रहे हैं आगे के लिए, तो क्या वो कंटिन्यू रहेगा क्या? मुझे लगता है ऑडिबल? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है प्राइस को लेके अजय जी बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने ये बोला है कि जी जी 8,000 गाड़ी सर, माय क्वेश्चन इज टू अजय जी एंड मनीष जी ओनली। सॉरी, मैं माय आपको क्वेश्चन ये इज बता टू देता हूँ कि अजय जी। एनसीडीएक्स का जो माल है, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली हमने ये देखा है 2-2 लाख टन माल, यानी 20-20 हजार टन गाड़ी भी लगा है आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, और बड़े आराम से लगा है, बड़े आराम से उठा है। तो मुझे लगता है कि और क्वालिटी को लेके कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ से उठ के, जैसा मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था कि कई बार यही माल जो है वायदे से प्रीमियम पे बिकता है, तो उसको लेके आप निश्चित रह सकते हैं कि माल का वैसे कोई इशू नहीं है। बट हाँ, प्राइस का व्यू जो है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आना चाहिए, आई थिंक अजय जी है, मनोज जी है, वो ज्यादा अच्छे से इसके विषय में बता पाएंगे। नहीं सर, जो क्वालिटी की जो बात हो रही है, 2 साल में थोड़ा मोटा कल का चलन बढ़ गया है हर साल, जैसे भी सुधीर जी ने बताया। तो अभी जो पतली खली सर जो लग रही है वो थोड़ा बेचने में दिक्कत जाती है, इजीली का उसको मार्केट मिलता नहीं है सर। तो उसे बेचने के लिए शायद हमें उसको प्राइस तोड़ के बेचना पड़े, तो वो शायद आगे पीछे हमारी तेजी के चाल को रोक सकता है। ये अनुमान सही है क्या अजय जी, प्लीज? भैया तेजी वाले साल के अंदर भी 70,000 टन लग गया था माल, तेजी आई ना, 3500 हुए थे भाव, 80,000 टन हम लेते हैं आपका भी सवाल। प्लीज रिक्वेस्ट है कि जिसका भी सवाल है उसके बाद अपने आप को म्यूट रखेंगे तो सेशन और अच्छे से हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। डेफिनेटली जतिन जी, और मुझे अच्छे से ध्यान है पिछले 2 वेबिनार में भी अपन ने ये पॉइंट पे डिस्कशन भी किया था और मैंने बताया, देखिए जो मैकेनिज्म अभी मार्केट में चल रहा है, नो डाउट वो एक कंसर्न जरूर है जिस ढंग से डिपॉजिट हो रहा है, और ज्यादा करके देखते भी है कि जब भाव में ज्यादा बड़ी तेजी आ जाती है तो वहां से लिक्विडेशन भी निकलते, जैसे अरुण जी ने भी कहा था। लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी ज्यादा फोकस रखूंगा, जो अदर फैक्टर्स है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। नो डाउट ये कंसर्न बोलते हैं जैसे तलवार लटकी हुई है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आई थिंक इसको अगर हम थोड़ा सा साइड करके चले और
अदर जो डेयरी इंडस्ट्री की डिमांड इंप्रूव हो रही है, फार्मर्स के हाथ में अब पैसा आ रहा है, दिख रहा है, तो आई थिंक मैं अभी भी अपने जो टारगेट्स है उसी पे स्टिक रहूंगा। नो डाउट इस चीज को डेफिनेटली मैंने पहले भी 2 सेशन में ये कहा था, जब भाव 1850 थे, 1950 थे, 2000 के भाव में भी थे, कि तब से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिपॉजिट बढ़ भी रहे हैं, और उसके बावजूद हमने आज 2300 का भाव ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्टार मार्क करके रखना चाहिए। बट आई होप अदर फैक्टर्स इस बार काफी स्ट्रांग है, जो व्यू को मैंने जो व्यू रखा है उसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल अगला एडवाइस। सवाल मनोज जी का है। मनोज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर। सर मेरा सवाल है कि जैसे अभी कंपाउंडेड फीड जो है, समझो गोदरेज है, बाकी जो प्लेयर्स है, उसका कितना इफेक्ट कॉटन ऑयल केक पे गिरेगा? हेलो। बिल्कुल मनोज जी। अरुण जी। मुझे लगता है सुधीर जी ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे इसका, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सुधीर जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ सर, अभी जैसे कंपाउंडेड फीड जो बनाते हैं गोदरेज है, उसका कितना इफेक्ट कॉटन ऑयल केक पे गिरेगा? नहीं, देखो थोड़ा सा पशुआहार का फर्क तो पड़ता है नेचुरली, पर पशुआहार भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर जो खली के अंदर रहता है 10% खली चलती है, तो नेचुरली उसका कोई मोटा असर नहीं पड़ता है। लोग सिर्फ है ना जानवर को पेट भरने के लिए खली खिला पशुआहार खिला सकते हैं, पर नेचुरली जो खली, जो फैट है और जो दूध अच्छा बनता है वो सिर्फ खली से ही बनता है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। आज 350 लाख गाट का जो माल होता है वो पूरा खा जाती है। अपने यहाँ कोई एक्सपोर्ट तो होता नहीं है खली का, और नहीं, सारा export नहीं कंजप्शन होता में है। ही जाता है। लेकिन आप जब समझो रेट्स इतने बढ़ गए हैं, इतना रेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो सब लोग जो फार्मर्स है वो कंपाउंडेड फीड पे शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 4000 रुपए की भी खली खिलाई है किसानों ने, ऐसा नहीं है। इसका लेकिन तब असर कभी कम accurate बहुत कम हो था। सकता है, पर नेचुरली क्योंकि जानवर भी आज की तारीख में 70-80 हजार लाख रुपए का आता है। अगर 2-4 महीने उनको दिक्कत आए तो वो सब सहन कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें एनसीडीएक्स का क्या रहा है? अजय जी का क्या बोलना है इसमें सर? अजय जी के बारे में क्या, इसका व्यू क्या है अजय जी का? देखिए, जैसे सुधीर जी ने भी कहा कि जो ट्रेडिशनली ठीक है, जो कंपोजिट है, मार्केट अपना अपना शेयर है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर की अगर बात करें तो वो काफी नेग्लिजिबल है। तो ऐसा तो हमने कोई प्राइस में हम लोग जब अल्टरनेट स्टडीज रखते हैं तो उसमें ऐसा तो कुछ इतना इम्पैक्ट दिखा नहीं है, तो टाइमिंग उसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, गोदरेज और बाकी भी कंपनीज है जो ये लाइन में अपना दबदबा बढ़ा रही है, लेकिन आई थिंक जहां तक हम लोग भी जैसे पोलिंग करते हैं या फार्मर से भी बात करते हैं, तो ज्यादा करके हमने देखा है कि जो ट्रेडिशनली खल पे जो डिपेंडेंट है वहां पे हमने कोई ऐसा मेजर चेंज ओवर नहीं देखा। तो आगे जाके डेफिनेटली हो सकता है कि जैसे आज हम कॉटन सीड ऑयल की बात करते हैं, अदर कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दिया कि जिस ढंग से हमने पिछले 2 महीने में काफी जगह पे बात भी की है तो ऐसा कुछ मिला नहीं। बट हाँ, मार्केट शेयर धीरे धीरे इम्प्रूव होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर इसके अंदर हेलो अजय जी, यहाँ पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए अब गर्मी का सीजन आ रहा है, और गर्मी में अगर हम देखें तो दूध का कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि लोग शरबत बनाना या मिल्क शेक है, और हमने देखा तो उस समय पशुओं का दूध भी कम निकलता है, तो दूध के प्राइस ऊपर जाते हैं। अगर दूध के प्राइस ऊपर जाएंगे तो पशुओं को कॉटन सीड केक तो खिलाई जाती, थोड़ी कम खिलाई जाती क्योंकि गर्मी रहती है और दूसरे चारे या पशु आहार उन्हें खिलाने पड़ते हैं, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक का कंजम्पशन बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। और अगर दूध के प्राइस बढ़ते हैं तो देखिए किसान को अगर वहां पैसा मिल जाता है तो वो उसको जो भाव बढ़ा है उसको वो पूर्ति कर लेता है। जी सर, ये इसका बताइए ना एक्सपोर्ट का। हर्षल जी, मैंने भी सुना जरूर है, बट ये थोड़ी सी अटकल ही है कि बांग्लादेश से इंक्वायरीज है, क्योंकि बांग्लादेश से स्पाइसेस और बाकी कमोडिटीज की भी इंक्वायरीज बढ़ी है। बट खल में आई डोंट थिंक कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एज ऑफ नाउ कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है। बट मैं एक बार रिव्यू वापस करके आप तक आता हूँ। आप मेरे को जो लिंक मैंने दिया है उस पर आप शेयर कर दीजिए, तो मैं एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि मसालों में जब हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी बांग्लादेश, उसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि काफी अदर कमोडिटीज है जिसमें बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे ये 2 महीने से चल जरूर रहा है, बट ऐसा कोई कंफर्मेटिव चीजें आई नहीं है। तो मैं एक बार गो थ्रू करके आपको सोमवार को कंफर्म कर दूंगा।
आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, इसके बाद ये अजय सेशन को हम सर, end आखिरी करेंगे। सवाल मैं पूछना चाहूंगा। पिकेश बोल रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल पिकेश जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्ते। मेरा सवाल यही था कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कॉटन अराइवल्स रिपोर्ट पर काफी मैनिपुलेशन देखने मिलता है। बड़ी बड़ी एजेंसी उनके हिसाब से मार्केट में तेजी मंदी करने के लिए कभी ज्यादा कभी कम इसका एक्सपेक्टेशन मार्केट में देती है। तो हम लोग सब मिलके कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे हम लोगों को कॉटन क्रॉप की अराइवल रिपोर्ट प्लस क्रॉप एस्टिमेट की एक एक्यूरेट हम लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके। क्या ये संभव है अपने यहाँ पे? मेरे ख्याल से मनोज जी जो है इसका उपयुक्त आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वो बाजारों को बहुत ज्यादा निकट से समझते हैं। नहीं, मेरा जहां तक मानना है कमल जी और पिंकेश जी की, जहां तक जो अराइवल्स का सवाल है तो यहाँ पे सीसीआई का काफी रोल रहता है। और जो मंडी में जो डेटा आते हैं, जैसा सुधीर जी भी इस पे और प्रकाश डाल सकते हैं, उसके हिसाब से ही जो है डेटा कंपाइल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा कहीं मैनिपुलेशन देखने को मिले, लेकिन मोटे तौर पे हम देखते हैं कि जो भी जो मंडी से जो डेटा निकलता है वही आगे जाके डेटा कंपाइल होता है और सरकारी एजेंसियां भी उसी को आगे जो है कंपाइल करती है। तो मेरा यही रहेगा कि सुधीर जी और इसके ऊपर थोड़ा विस्तृत में बताएंगे तो ज्यादा उचित होगा। पिछले काफी समय से देखा कि डाटा लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि हम वित्त मंत्री को लेटर लिखें जिसके द्वारा, क्योंकि टैक्सेस जब 5% आरसीएम लगता है तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे सीसीआई का तो अपने को आइडिया लग जाता है कि 90 लाख काट परचेस कर चुका है अब तक। फेडरेशन का भी मालूम पड़ जाता है। जो प्राइवेट प्लेयर है उनका आइडिया नहीं लग पाता, तो उसका आइडिया लेने के लिए अपने को सीधे वित्त मंत्री को ही लेटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5% आरसीएम लगता है, उसी आधार पर मालूम पड़ सकता है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पे एक तो क्या लैंड साइज काफी बड़ा है और वहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाता है। बट डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो पहला चीज एग्री का डेटा निकालना, और इम्पोर्टेंट आज भी ऐसी कुछ फर्म्स है जो प्राइमरी डेटा वर्क करती है, तो ये ऑन दी बेसिस होती है कि मैंने एक बार बात किया उसी का एक ओवरव्यू ले लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इंदौर बात किया एक जन से, तो मेरे को एक ओवरऑल आइडिया लग गया। तो अभी भी इंडिया में यहाँ पे स्कोप है काफी इम्प्रूवमेंट का, और जैसे सुधीर जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट ही इस पे स्टेप ले सकती है, क्योंकि जब तक हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर काफी अच्छा काम ऑलरेडी चालू कर चुका है मंडी लिंकिंग का, तो जब तक हमको एक्चुअल डेटा अराइवल्स का क्या आ रहा है, एक्चुअल स्टॉक क्या है, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा तो ये प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट करता है, प्राइस पे भी इम्पैक्ट करता है, और स्पेकुलेशन खास करके उसको अट्रैक्ट ज्यादा करता है। खास करके कॉटन की बात करें तो हमने काफी पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें वेरिएशन बहुत सीवियरली है। कभी भी वेरिएशन आता है तो थोड़ा बहुत 5% 7% मोर देन इनफ है, लेकिन अगर हम 10-10 12-12% का अगर वेरिएशन देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो आई थिंक एक एफर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से भी, एक्सचेंज की तरफ से भी, क्योंकि अगर डेटा सही रहेगा तो एक डिसीजन पे हम अच्छे से पहुंच पाएंगे। तो पीके जी आपका सवाल बिल्कुल सही था, और बट एग्री के अंदर टाइम लगेगा। इंडिया जिस ढंग से बड़ा एक ज्योग्राफिकल लैंड बैंक लेके बैठता है तो डेफिनेटली इस चीज को काफी अच्छी कंपनीज है जो अभी धीरे धीरे इस पे काम कर रही है, बट लेट्स सी कैसे इसका रिजल्ट आगे आकर हेल्प करता है। थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आपने आपके व्यूज दिए कि टेक्निकली कैसा चलेगा मार्केट, फंडामेंटली कैसा चलेगा मार्केट, ये ट्रेडर्स को, स्पॉट ट्रेडर्स को इसकी अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू। इसी के साथ मैं और कुछ डाउट होगा तो मैं पैनलिस्ट से आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 5 मिनट में सेशन एंड करेंगे। तो आई थिंक हमने सभी चीज को कवर किया। मैं मेरी ओर से, केडिया कैपिटल की ओर से सभी का धन्यवाद देता हूँ। शनिवार को आपने समय निकाला, और खास करके पैनल डिस्कशन के अंदर हमने देखा अरुण जी ने इन डिटेल सभी चीज के ऊपर कवरेज दिया है। सुधीर जी का भी पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। संजय जी ने भी काफी अच्छा अपडेट बताया। मनोज जी ने टेक्निकल के बारे में और ओवरव्यू पूरा बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी चीज को जोड़ते हैं वो है कमल जी। कमल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पैनल डिस्कशन कवर अप किया है। हर पॉइंट से कौन सी नस दबेगी तो कौन उछलेगा,
ये जानते हैं कमल जी, और उसको बहुत अच्छे से दिया है। तो केडिया कैपिटल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्र जी, आपने टाइम निकाला है आज के सेशन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन की तरफ से भी सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। मैंने देखा मोर देन 9800 की स्ट्रेंथ से सभी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित थे। वो सभी इस चीजों की जानकारी। लास्ट एक वर्ड लेना चाहूंगा और ये सेशन को फिर हम अंत करते हैं। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अजय केडिया जी, अरुण यादव जी, मनोज कुमार जैन जी, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन के मार्फत ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। कमल जी, जिन्होंने विविधता में एकता का धोरण अपनाते हुए विविध क्षेत्रों से लोगों की जानकारी और उनके क्वेश्चंस लेके एक उपयुक्त जानकारी सबको देने की कोशिश की है। डेफिनेटली इसका सभी को फायदा होगा। ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।